कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं सलिल संस्थान आज के दिन के दूसरे और अंतिम सत्र के लिए आप सभी का स्वागत करता है। पहले मैं बता दूं, हम लोगों का कार्यक्रम शुरू करना है। जो लोग जो हमारे गेस्ट बाहर अभी लंच कर रहे हैं वो हमें ज्वाइन कर सकेंगे। एक चीज़ मैं आप सभी से मैं जानता था जब मैं जाऊंगा तो मेरे लिए एक इशू है, वो है कि मैं थोड़ा राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र में मैंने काफ़ी दिन काम किया, मैगजीन का संपादक भी रहा हूँ, लेकिन हिंदी में देखता रहा। लेकिन पिछले 3 साल से मैं सिर्फ इंग्लिश की किताबें देखता रहा हूँ। तो जब मैं बोलूँगा तो उसमें बहुत सारे जो इंग्लिश वर्ड्स आएंगे, जिसकी काफ़ी यहाँ बात उठी भी है कि ज़्यादा इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बट लैंग्वेज है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में भी उतना ही कॉन्फिडेंट हूँ। होता क्या है, जब आप एक काम करते हैं, आप इंग्लिश का संपादक हैं, तो जब तक मैं राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र में था तब तक मैं जहाँ हिंदी बोलना होता था वहाँ हिंदी बोलता था, जहाँ इंग्लिश बोलना हुआ इंग्लिश बोलता था, बिकॉज पूरे देश में हमें जाना होता था। तो हिंदी भाषी क्षेत्र में भी चाहे सब। अभी क्या है कि वो मुझे तो इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से थोड़ा क्षमा प्रार्थी रहूँगा, क्योंकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा बोलूँगा, हिंदी में कम। बट मेरी जो इंग्लिश होगी वो बहुत ही कम्युनिकेटिव होगी, जो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी और उसको मैं एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। तो आज का जो हमारा जो दूसरा सत्र है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। नेशनल बुक ट्रस्ट एंड राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत में हम किताबें निकालते हैं, इसे बायोग्राफी निकालते हैं। वो बड़ों के लिए भी निकालते हैं, बच्चों के लिए भी निकालते हैं। मेरा ये कहना है कि बच्चों के लिए लिखना बड़ों के लिए जो लिखना है उससे ज़्यादा कठिन है, क्योंकि बच्चा हर चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसका अपना स्वभाव है। बड़ों की तरफ उनमें जो है किसी भी चीज़ में उनको इंटरेस्ट क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों की जो बायोग्राफी होगी और जो बड़ों की बायोग्राफी जो होती हैं उसमें वो डिफरेंस होगा। तो पहले मैं कुछ अपने जो पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं वो इंग्लिश में है, मैं उसको शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग उसको मैं जगह जगह पर हिंदी में भी करता रहूँगा। और मेरी इंग्लिश बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कोई दिक्कत होगी। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। ऐसे भी इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ रहे थे तो मालूम चलता है कि 2000 वर्ड हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष हैं इस सत्र के उनको फ्लाइट पकड़नी है और हम चाहेंगे कि कम से कम बोले, और कम बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए थे। तो शुरुआत में ऐसे करते हैं बायोग्राफी की। बायोग्राफी क्या है सबसे पहले? तो बायोग्राफी इज अ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ अ लाइफ ऑफ अ नोटेड पर्सन। किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में जो विस्तार से जो बताती है वो बायोग्राफी बताती है। इट इज जनरली नॉन फिक्शन। ये नॉन फिक्शन होता है, काल्पनिक नहीं होगा, यह यथार्थवादी जो लेखन होता है। बट fictional biographies are also being written which include some incidences based on hearsay and not historically proven। लेकिन अभी जो आजकल है और शुरू से भी आप कह सकते हैं कि बायोग्राफीज में फिक्शन भी आ रहे हैं। खुद नेशनल बुक ट्रस्ट में हमने अभी पीएम योजना में किताबें लाई हैं और उसमें लगभग 6 किताबों में मैं आई थिंक 6 की 6 किताबें जो मेरे अंडर में आई हैं। मैंने 3 लैंग्वेजेस में पीएम योजना के अंदर किताब लाई है, 4 इंग्लिश में, एक कश्मीरी में और एक डोगरी में। ये 6 की 6 किताबें जो मैंने प्रकाशित की है पीएम योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, उसमें 6 की 6 किताबें फिक्शनल बायोग्राफीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि बायोग्राफी जो है वो हमेशा जो है फैक्ट पर आधारित हो, तो ये चीज़ें होती हैं। तो फिक्शन भी चल रहा है और लिखे जा रहे हैं। इसका कारण है क्या कि आप क्या है कि फिक्शनल बायोग्राफीज उसको लिखने का कारण ये भी कि आप इंटरेस्टिंग बना देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो बायोग्राफीज में आप डाल नहीं सकते जो नॉन फिक्शन हो। क्योंकि जब आप बायोग्राफी लिखते हैं तो उसमें आपको एक बात मान के चलना पड़ता है कि हिस्टोरिकली प्रूवन हो। बट जब आप फिक्शन बना देते हैं, कह देते हैं कि फिक्शनल अकाउंट है, काल्पनिक एक अकाउंट किया गया है, उसमें आप उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिनके बारे में कहा जाता है ऐसा किया था, हिस्टोरिकली प्रूवन नहीं होते हैं। और देखेंगे इस कारण जो बहुत सारी जो बायोग्राफीज हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं। आप देखेंगे कि मूवीज़ खास करके मुगल आजम और ये सब चीज़ें मूवीज़ पॉपुलर हुई
उसका कारण ये था कि फिक्शनल अकाउंट है, बहुत सारी जो बातें हैं उनके बारे में लोग जानते हैं बट उसका हिस्ट्री में उसकी जिक्र नहीं है, तो ये चीज़ है। बट जब हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं, बट व्हेन वी राइट फॉर चिल्ड्रन वी मस्ट रियलाइज दैट वी आर डीलिंग विद टोटली डिफरेंट रीडर्स। बट जब हम बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो हमें ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि हम बिल्कुल डिफरेंट लोगों के लिए लिख रहे हैं। दे आर नॉट ग्रोन अप्स, वो बड़े नहीं हैं, नेदर फिजिकली नॉट इंटेलेक्चुअली, ना ही वो फिजिकल रूप में बड़े हैं ना ही बौद्धिक स्तर पर वो बड़े हैं। दे लर्न बाई ऑब्जर्विंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस, वो ऑब्जर्व करते हैं, उसी से सीखते हैं, या आस्किंग क्वेश्चंस। सो अ बायोग्राफी रिटन फॉर चिल्ड्रन मस्ट अराउज क्यूरियोसिटी। सो इसलिए अगर बच्चों के लिए अगर कोई जीवनी लिखा गया है तो उसको बच्चों को उत्सुकता करना, क्यूरियोसिटी क्रिएट करना होगा, जिज्ञासु बनाना पड़ेगा बच्चों को। आपको ऐसे कंटेंट लिखने पड़ेंगे जिससे बच्चों को मन में जिज्ञासा हो और कि और ज्यादा वो पढ़ें। So such biographies cannot just be a historical account like those for grown-ups. It can begin with a very interesting incident. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से शुरू हो सकता है, जैसे चंद्रशेखर आजाद पे है, और तो उसमें जैसे कि कहता है उसकी जो कहता था कि वो कुत्ते उसको बचपन में उसकी घटना है जिसमें कि कुत्ते पीछा कर रहे हैं तो और ये डर रहे हैं, बीच माँ की ये डरो मत और वो फेस करो, तो बच्चों हाँ, तो ये सब जो चीज़ें हैं इसकी एक इंसिडेंट को लेकर के भी आप बच्चों के लिए जो बायोग्राफी लिख रहे हैं तो उसमें किसी इंसिडेंट को लेकर शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब आप बड़ों के लिए लिख रहे हैं तो ये इंसिडेंट लेकर आप शुरू नहीं कर सकते, आपको उनके बचपन में जाना पड़ेगा और वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बच्चों में बड़ों में ये डिफरेंस है कि बच्चों में करने के लिए आप बहुत इंटरेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। It can begin with a very interesting incident. In order to keep interest of children alive, more and more dialogues could be introduced or could be written in conversational style. और इसमें बच्चों के जो इंटरेस्ट है उसको बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग, बच्चों को डायलॉग पसंद है, सीधे सीधे आप कहानी दे देंगे बच्चों के लिए, संवाद हो, या दो कैरेक्टर बना दिया, दो कैरेक्टर बात करें, माँ और बच्चा, जैसे चंद्रशेखर आजाद पर है तो माँ और बेटा चंद्रशेखर आजाद दोनों के बातचीत के आधार पर आप शुरुआत कर सकते हैं, या आप कहीं कहीं को इस डायलॉग को डाल देंगे तो वो क्या होगा कि बच्चों के बीच ज़्यादा आपकी मैसेज जाएगी। We all have read सुभद्रा कुमारी चौहान खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी एट चिल्ड्रन। हमने बचपन में सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी जो ये है कविता सुनी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये क्या है? ये भी तो बायोग्राफी ही है, ये वर्ड्स में लिखा गया। सो वर्ड्स फॉर्म ऑफ राइटिंग इज ऑलवेज कैप्टिवेटिंग फॉर चिल्ड्रन। तो हम ये कोशिश भी कर सकते हैं कि जो बच्चों के लिए जो लिखें उसमें पद विपक्ष आते हैं ना, तो आप कविता के माध्यम से उस बायोग्राफी को करेंगे। अब देखिए ना, हम सबको वो सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी याद है। आज भी हमारे हाड़ी रानी का हाँ आज जो किया कितना बढ़िया किया उन्होंने। हालांकि शब्द थे, उस शब्दों को थोड़ा सा अगर हम बच्चों के लेवल पे ले जाएं और वो यूज करें, बड़ों के लिए वो बड़ों के लिए थी, लेकिन आप उसी चीज को आप बच्चों के लिए दे देंगे तो कितना अच्छा रहेगा। तो ये है कि कविता के फॉर्म में भी आप बायोग्राफीज ला सकते हैं। और लैंग्वेजेस एंड कंटेंट शुड बी एज अप्रोप्रिएट। बच्चों के लिए लिखते हुए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं, वो समझाने की कोशिश या बताने की कोशिश नहीं, उनका जो है हमेशा ये ध्यान रखना उनका एज क्या है। और जब हम एज की बात करते हैं तो बच्चों में भी डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं। खुद नेशनल बुक ट्रस्ट में जब हम बुक्स लाते हैं तो हमारे यहाँ जो बच्चों के लिए किताब, बच्चों में भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 5 to 8, 9 to 12, 12 to 15, 15 plus 18, 15 से above। तो बच्चों में भी ये समझना कि बच्चों के लिए लिखी गई है तो कि 8 साल का बच्चा और 14 साल के बच्चे में बहुत डिफरेंस है, 8 साल का बच्चा और 12 साल के बच्चे के सोच में बहुत डिफरेंस है। तो अगर आप बच्चों के लिए बायोग्राफी लिख रहे हैं तो आप ये सोच कर लिखें कि किस एज के लिए लिख रहे हैं और उसी एज के पर आपका फोकस होना चाहिए। अमरचित्र कथा has done pioneering work by bringing out comic books on leading personality। अमरचित्र कथा ने इस पर काफी अच्छा काम किया है और हम सभी ने बचपन में पढ़ा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिशर्स जो है उस फील्ड में आए, ऑथर्स जो है वो इलस्ट्रेटर्स के साथ कोलैबोरेट करें। At NBT we have also brought out some biographies for children such as बिस्मिल्लाह खान using illustrations। नेशनल बुक ट्रस्ट में भी हमारी बच्चों की जो किताबों की श्रृंखला है, जैसे नेहरू बाग पुस्तकालय कहते हैं, उसके अंतर्गत हमने कुछ बायोग्राफीज छापी है और उसमें एक बिस्मिल्लाह खां पे है भी है, जिसमें हमने चित्रों का सहारा लिया है, चित्रों का लिया है और जो डायलॉग है और बड़े इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट में भी आ रहा है। ग्राफिक नॉवेल्स इज बिकमिंग क्वाइट पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन। बायोग्राफीज कुड बी पब्लिश्ड एज ग्राफिक नॉवेल्स टू। आज जो है ग्राफिक नॉवेल का जमाना है, बच्चे जो है वो ग्राफिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, चित्र जिसके साथ हो और चित्र भी इंटरेस्टिंग एक्शन ओरिएंटेड है। तो
और जब आप बायोग्राफीज की बात करें बच्चों के लिए, तो जो बच्चों को इंटरेस्ट है, जो ट्रेंड है, हम उसको फॉलो करें तो ग्राफिक नॉवेल्स भी जो है उस फॉर्म में हम बायोग्राफीज को ला सकते हैं। Children are quite sensitive to what they learn, so biographer must ensure that all the information provided is factually correct. Children, बच्चे जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको जो एक बार बता गया उनके दिमाग में आ जाता है। अगर मैम ने कुछ बात बता दी तो वो बिल्कुल सही है, किताबों में उन्होंने कुछ पढ़ लिया तो उसको सही मानते हैं। तो जब भी बायोग्राफीज लिखें तो बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो यू हैव टू बी, आप मान लें कि आपको फैक्चुअली करेक्ट होना पड़ेगा। लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन कुड बी एक्सपेरिमेंटल बट मैच द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड। भाषा और प्रस्तुति, ये इसमें एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। उसमें आप मतलब मैंने कहा, जो मेरे कहने का था, हिस्टोरिकली तो आप जो बात है वो उसमें सही है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, बट भाषा में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट ये एक्सपेरिमेंट भी बच्चों के लेवल पर होना चाहिए, जो बच्चों को समझ में आए, बच्चों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करे। A story has a beginning, a middle and end. Biography too should begin narrating incidences related to childhood of the person on which the book is being written. एक स्टोरी, एक कहानी जो होती है उसमें एक बिगिनिंग होता है, मिडल होता है, एंड होता है। बायोग्राफीज जो बच्चों के लिए लिखी जा रही हैं, शायद उसी हम फॉर्मेट में हमें लेकर जाएं, जबकि शुरुआत हम बच्चों के इंसिडेंट से करें। जैसे मैंने बात की, अगर चंद्रशेखर आजाद पर हम एक बायोग्राफी ला रहे हैं तो हम उस इंसिडेंट के लिए जिसमें कि कुत्ते पीछा कर रहे हैं और वो बच्चा है, तो जब भी हम बच्चों की बायोग्राफी लिखें तो उसकी शुरुआत हम बचपन के कुछ इंसिडेंट से शुरू करें तो बच्चा उसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करेगा। It must include birth, childhood, education, family background, marriage, life struggle, achievement and contribution. जब हम बच्चों की बायोग्राफी लिख रहे हैं तो उसमें जो भी जिस पर्सन के बारे में बायोग्राफी लिखा जा रहा है, उसका जन्म कब हुआ था, उसका बचपन कैसा था, उसकी शिक्षा कैसी थी, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी थी, शादी कैसे हुई, लाइफ में उसको जो स्ट्रगल्स थे और उसके अचीवमेंट्स और उसके कंट्रीब्यूशन, इन सभी का जिक्र होना चाहिए। क्योंकि बच्चों को हम कोई पर्सनैलिटी पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये होना चाहिए कि बच्चे उससे कुछ न कुछ प्रेरित हों, तभी तो हम उनको दे रहे हैं। जो भी फॉर दोज अपकमिंग राइटर्स आई रिक्वेस्ट देम टू रीड मोर सच लिटरेचर बिफोर अटेम्प्टिंग वन। हमारे साथ क्या होता है कि जब मैं एक नेशनल बुक ट्रस्ट में एडिटर हूँ, मेरे साथ सबसे परेशानी है, जो सबसे बड़ी परेशानी होती है कि हमारे पास इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट आते हैं, इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट आते हैं कि हमें देखने का समय नहीं होता और हमें कुछ नयापन भी नहीं लगता। तो मेरा आग्रह आप सभी से है, जब आप बाल साहित्यकार हैं तो आप पढ़िए खूब, जो चीज़ पर लिख रहे हैं खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, फिर आप भेजिए ताकि आपके प्रकाशक भी इंटरेस्ट ले। अब हमारे पास मान लें कि हमारे देश पे सबसे मुझे जो दिक्कत होती है वही होती है कि चूंकि हम एक किताब प्रकाशित करें, एक साथ में 15-16 किताबों पर काम करता हूँ, तो मालूम चला इस बीच में 15 प्रपोजल आते हैं, तो कहाँ से समय है। और अगर जब तक कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ना हो, अगर किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में कोई या कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो तो आदमी इसको पढ़े, अदरवाइज हम मैं फाइल को रख देता हूँ साथ में, फिर वो दूसरा पर्सन फोन करता है, फिर मैं उस पर काम करता हूँ। कितनी मजबूरी होती है हमारी, बिकॉज एक साथ मैं इतनी सारी किताबों में काम कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए बहुत ज़्यादा। अगर आप बायोग्राफी लिख रहे हैं या लिखने का सोचते हैं तो जितनी भी बायोग्राफीज लिखी गई हैं आप उसका अध्ययन करें। आपको लिखने से उसके अब जितना आप पढ़ेंगे उतना लेखन आपका अच्छा होगा, उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बायोग्राफीज प्रोवाइड लाइफ लेसन्स टू द चिल्ड्रन। जो जीवनी है वो बच्चों को लाइफ लेसन्स देती है, जीवन में कैसे आगे बढ़ें उसके बारे में आपको लेसन्स बताती है। इट मेक्स देम मेंटली स्ट्रांग टू फेस फ्यूचर चैलेंजेस। ये आपको फ्यूचर में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में तैयार करती हैं। आज का जो सिस्टम है, खासकर जो ये न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, पेरेंट्स के पास बच्चों के समय नहीं है बच्चों के लिए, तो इसमें किताबों का रोल और महत्वपूर्ण होता है। और जब हम जीवनी की बात करते हैं, जीवनी का इंपॉर्टेंस ये है कि हम उस व्यक्ति के बारे में बात करें जिसने बहुत कुछ अच्छा किया है। तो बहुत कुछ अच्छा करने वाला व्यक्ति संघर्षशील होगा, उसने संघर्ष किया होगा और ये संघर्ष की जानकारी बच्चों को जानी चाहिए। तो ये इसलिए बायोग्राफीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बच्चा जब बड़ा होता है और जब उन संघर्षों का सामना करता है तो वो मेंटली स्ट्रांग रहता है, क्योंकि बिकॉज वो सिचुएशन वो देख चुका है। उसको मालूम चलता है कि मैंने जो किताबें पढ़ी थी उसमें जो हमारे जो कैरेक्टर थे, जो ये नोटेड पर्सनैलिटी जिस पर बायोग्राफी लिखी गई है, वो उस सिचुएशन को कैसे उन्होंने टैकल किया था। तो बायोग्राफीज का रोल इंटेलेक्चुअली और मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा चूंकि ऑलरेडी उससे प्रेरित है। अगर आप बच्चों में जैसे एपीजे अब्दुल कलाम काफ़ी फेमस है, मैं तो मिल चुका हूँ, मैंने एक किताब निकाली थी एस्पेक्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर, तो उन्होंने हमें बुलाया था, तो मैं तो मिल चुका हूँ उनसे, और मैंने पाया कि पूरे देश में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बच्चों में काफ़ी अच्छा है। तो जब एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप दे रहे हैं तो बच्चे उससे नेचुरली कुछ सीखें, क्योंकि वो बहुत ही
बहुत एवरेज फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं और वहाँ तक गए, तो उनकी जो चीज़ें होंगी जब आप बच्चे जब बड़े होंगे और जब वो लाइफ में वो जो चीज़ें स्ट्रगल फेस करेंगे तो उनको वो कहानी याद आएगी कैसे उन्होंने फेस किया था, उसके बाद भी वो उतने आगे बढ़े। तो इस चीज़ में के कारण जो है कि बायोग्राफीज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो एक मिनट, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने बायोग्राफीज के बारे में मैंने नोट किया और आप लोगों से शेयर किया। मैंने थोड़ा सा अब लैंग्वेज में आप जानते हैं मैंने पहले ही बोल दिया था, और मैंने जब डिसाइड कर लिया था जब मैं आऊँगा तो पहला लाइन ये बोलने वाला हूँ कि प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर यूजिंग एज मच ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, क्योंकि क्या होता है 3 साल से मैं इंग्लिश किताबें देख रहा हूँ, हालांकि इस बीच मैंने काफ़ी काम किया है तो नेचुरली वो इम्पैक्ट आ जाता है आप पे। और अभी जो आगे चूंकि ये संचालन मुझे करना है तो फिर अभी जो हमारे नेक्स्ट जो वक्ता हैं वो जाएंगे। एक मिनट आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे बीच एक बालिका सुबह से आई हुई है जी आकी जैन, वो खुद लिखती है, एक हम उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए। सभी को प्रणाम। मैं पाखी जैन कक्षा 6 उदयपुर राजस्थान से उपस्थित हूँ। आज के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास RCA तथा सलीला संस्थान के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, 14वां बाल साहित्य का सम्मेलन। तो इस सम्मेलन में मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ मेरी एक स्वरचित रचना प्रस्तुत करूँगी। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने 200 से ज़्यादा रचनाएं लिखी है। 10 साझा संकलन में रचना प्रकाशित है। शिविरा तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में मेरी 50 से ज़्यादा रचनाएं प्रकाशित हुई है। और मुझे महादेवी उदयमान तथा बाल साहित्यिक तथा एक अंतर्राष्ट्रीय बाल कवि खोज एक मंच है, वहाँ पर मुझे उपविजेता हुई मैं। और अब मैं आप सभी के समक्ष मेरी एक स्वरचित रचना प्रस्तुत करूंगी जिसका शीर्षक है जंगल की सेब। टर्र टर्र कर मेंढक बोला, टर्र टर्र कर मेंढक बोला, बारिश में वह बाहर डोला, बारिश में वह बाहर डोला, चींची करके गाना गाए, चींची करके गाना गाए, चिड़िया भी गायक कहलाए, चिड़िया भी गायक कहलाए। कछुआ मेहनत करके जाए, परिश्रम से सफलता पाए, गिलहरी तो फुदकती जाए, गिलहरी तो फुदकती जाए, किसी के भी हाथ न आए, किसी के भी हाथ न आए। हाथी से वंझन डर जाए, हाथी से वंझन डर जाए, पीठ पर बैठा मित्र बनाए, पीठ पर बैठा मित्र बनाए। घोड़ा अपनी दौड़ दिखाए, घोड़ा अपनी दौड़ दिखाए, सभी को पीछे छोड़ जाए, सभी को ये पीछे छोड़ जाए। जिराफ की लंबी गर्दन प्यारी, जिराफ की लंबी गर्दन प्यारी, सभी के साथ रखता ये यारी, सभी के साथ रखता ये यारी। शेर चीते की बात अलग, शेर चीते की बात अलग, इनको देख सब होते सजग, इनको देख सब होते सजग। धन्यवाद। अगर आप सब 2 मिनट का समय तो मैं आप सभी को जलेबियाँ भी खिलाना चाहती हूँ। तो मैं आपको टॉफी खिला दूंगा। आप जलेबी खिलाओगे, मैं टॉफी खिला दूंगा। ये तो शब्दों की जलेबियाँ खिलाएंगे। तो मैं एक्चुअल टॉफी खिला दूंगा और आपको भी खिला दूंगा। धन्यवाद। तो प्रस्तुत है मेरी रचना जलेबियों पर। गोल गोल जलेबियाँ लाओ, गोल गोल जलेबियाँ लाओ, मुझे आज जलेबी खिलाओ, मुझे आज जलेबी खिलाओ। टेढ़ी मेढ़ी गोल गोल, टेढ़ी मेढ़ी गोल गोल, जलेबी का तो डिब्बा खोल, जलेबी का तो डिब्बा खोल। पीले नारंगी रंग में आती, पीले नारंगी रंग में आती, सबके मुंह में पानी लाती, सबके मुंह में पानी लाती। पूरा भारत इसको खाता, पूरा भारत इसको खाता, खाकर इसका दीवाना हो जाता, खाकर इसका दीवाना हो जाता। मस्त मीठी मिठाई लगती, मस्त मीठी मिठाई लगती, इसको खाकर पेट भरता, इसको खाकर पेट भरता, इससे कभी कोई न डरता, इससे कभी कोई न डरता। दूध जलेबी सबको भाती,
जलेबी सबको भाती, चाशनी को यह पी जाती, चाशनी को यह पी जाती। मेहमानों को इसे खिलाएं, मेहमानों को इसे खिलाएं, इसको खाकर मन भर जाए, इसको खाकर मन भर जाए। गोल गोल जलेबियाँ लाओ, मुझे आज जलेबी खिलाओ, गोल गोल जलेबियाँ खाओ। ये अपने पापा से मांग रही है, फिर अपन को खिलाएगी। So smart. Very nice. Good. चलो, अच्छा लगा। एकांकी संचय धन्यवाद पाकी। और तुम एकांकी जलेबी तो संचय खिलाई नहीं, की लेकिन बुक अपनी है। टॉफी खाओ। और आप तो भी सबको बांटो। के साथ कौन आया है? जैसा कि पापा मम्मी दोनों ही हैं। कौन पापा मम्मी देंगी तो इसको मार्च के अवार्ड के लिए कंसीडर करूँ। क्या बात है, बहुत बहुत talented है। आ जाइए आप। खुश हो के स्माइल। चीज टॉफी से भी दे देना यार, खुश हो जाएगी। पीछे का बैनर आया ना फोटो। एक बार शाबाश। फिर से पाकी को धन्यवाद। नहीं, आप बिल्कुल मैडम, बधाई। बेस्ट विशेष में बिना लिए हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रकाश तातिर जी को। सह संपादक ये हैं बच्चों के देश के, और जैसा कि अध्यक्ष महोदय का निर्देश है, हम 10 मिनट सभी वक्ता समय देंगे। प्रकाश तातिर जी सह संपादक बच्चों का देश, काफी दिनों से रहे हैं और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के कार्यक्रम में भी ये हमारे गेस्ट रह चुके हैं। तो प्रकाश तातिर जी, एक बार तालियां तो बजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद द्विजेंद्र जी। और क्योंकि आपकी हिंदी अंग्रेजी मिश्रित जो वार्ता रही, उसने एक आधार तो एक फाउंडेशन तो तैयार कर ही दिया है कि आज हम जीवनी विधा के बारे में बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर से बच्चों के लिए लेखन करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। तो मुझे केवल और अन्य बातें क्योंकि आपने इम्पोर्टेंस भी बता दी है और हम सब लोग जानते भी हैं, तो लेखन पर ही मैं अपनी बात को केंद्रित करूं। सबसे पहला स्टेप होता है लेखन करने में उपयुक्त व्यक्ति का चयन, कि अपने हमारे सामने बहुत से पात्र हैं, राजनेता है, खिलाड़ी है, अभिनेता है, और शहीद है, सैनिक है, सेनानी है, इतिहास के जो भी लोग हैं सारे सुरमा है। तो ये चुनाव करना होता है कि ये जो बायोग्राफी लिखने जा रही हूँ या लिखने जा रहा हूँ, किसकी लिखूँ और क्यों लिखूँ। यानी कि उनके व्यक्तित्व से अगर हम स्वयं प्रभावित हैं तो लिखेंगे तो हमारा लेखन बहुत अच्छा बन पाएगा। केवल मैंने कोई काम सौंप दिया कि आप उसके लिख देना, तो अपन क्या करते हैं जनरली, इंटरनेट से निकाला और उसमें थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे और भाषा बदली और भेज दिया कि लीजिएगा। तो वह लेखन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। तो जैसे पृष्ठ पेषण है, यानी कि जो चीज़ है उसका अपन ने पुनर्लेखन कर दिया। इसलिए मैं चाहूँगा कि जब भी हम जीवनी लिखें, एक से अधिक बुक्स लें और बुक्स में भी एक से अधिक जगह छपी हुई जीवनी को पढ़ें, और इंटरनेट से भी एक से अधिक आर्टिकल उसमें निकालें और उनको उनमें से अंडरलाइन करें कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है और कौन कौन सी चीज़ें किस ढंग से मुझे वापस डिस्प्ले करना है, किस ढंग से प्रस्तुत करना है। अगर ये मेहनत हम पहले कर लेते हैं जो एक होमवर्क के रूप में क्यारी तैयार करने की तरह है, तो फिर उसके अंदर अपन जो ही लेखन का बीज रोपित करेंगे तो निश्चित ये फसल अच्छी बनेगी, ऐसा विचार किया जाना चाहिए। तो पहला स्टेप था कि सही व्यक्ति का चयन और दूसरा सही स्रोत का चयन, क्योंकि हम स्रोत के मामले में मैं आपको बताऊं कि बच्चों का देश पत्रिका में पेज 11 और 12 पर हमेशा ही बालक बना महान एक स्तंभ चलता है। उसके अंतर्गत हम उस महीने में जिनका जन्मदिन होता है उनकी जीवनी लिखवाते हैं, और मैं बताऊं कि 1 साल तक वो जीवनियाँ हमारे यहाँ अभी विराजित है, कुसुम जी अग्रवाल उन्होंने लिखी थी। उसके बाद में तय किया गया भाई कि अलग अलग लोगों से लिखवाया जाए, और मैं बताना चाहूँगा कि लता जी अग्रवाल को भी ये मौका 2-3 बार मिल चुका है, और भी लोग इच्छुक हैं तो वे इस बारे में हम उन्हें प्रपोजल देते हैं, 5 या 7 दिन का टाइम देते हैं तो लिख के आती है। हर बार अलग अलग लोगों से लिखवाने से क्या है, उसमें थोड़ी सी वैरायटी आ जाती है, जैसा कि हम चाहते हैं। कोई उसका बिगनिंग किस ढंग से करता है, कोई एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करता है, कोई एक के रूप में करता है, कोई किसी घटना के द्वारा करता है। बच्चों के देश में मेरी 4 और आपकी भी आई ध्यान इधर ही था। इससे वाल्मीकि की आपने लिखी थी जिस महीने में, तो बड़ा एक दुर्लभ विषय था, तो
देखिए आपकी भी 3-4 आ चुकी है, सही है। वो मैं इधर देख रहा था। तो कहने का अभिप्राय है कि वो जो आती हैं उनको पढ़ने के बाद में जो कुछ बातें कॉमन हमें लगी कि इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। अधिकतर ये देखा कि उसकी प्रस्तुति में प्रारंभ और अंत पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अंत एक उपसंहार के रूप में होना चाहिए कि जो कुछ समग्र है, यानी कि व्यक्ति अगर पूरी पढ़े पर क्या चीज़ उसकी याद रखे, किन विशेषताओं पर वो विशेष रूप से ध्यान दे, तो वह एक अंतिम पैरे में 2-3 पंक्तियों में आ जाए। और शुरुआत तो वास्तव में अलग अलग ढंग से होनी चाहिए, किसी घटना के द्वारा भी करना चाहिए जैसा कि आपने भी कहा। और हम ऐसी रचनाओं को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि हमारा टाइटल ही यही है, बालक बना महान। तो हम चाहते हैं कि उसका बचपन अधिक से अधिक उसके अंदर हाईलाइट हो। और कभी कभी नहीं होता है तो हम वापस उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप थोड़ा इनके बचपन के बारे में भी कहीं से कुछ सर्च करो और फिर बचपन को भी इसमें इंक्लूड करो, क्योंकि बच्चों को लगता है ना बड़े लोगों का बचपन भी ऐसा ही था जैसा मेरा बचपन है, तो वो उस आर्टिकल से जल्दी अपने आप को जोड़ता है। तो इन सब बातों को देखते हुए आगे पूरी जीवनी का जो बॉडी है, बच्चों के लिए जब हम लिख रहे हैं तो ज़्यादा बड़ी जीवनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी किसी की भी जीवनी लिखे तो पूरी किताब लिखी जा सकती है, 80 पेज 100 पेज आराम से लिखा जा सकता है। ऐसे ऐसे लोगों का कार्य है। और बच्चों को हम क्या देना है ये पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा। और कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जिनका महत्व मेरी दृष्टि में कम है, उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे भाई कि कोई व्यक्ति 5वीं संतान था, तो 5वीं हो या पहली हो क्या फर्क पड़ रहा है, तो ये रही प्राय आती है तो हम उसमें से हटा देते हैं। दूसरा ये कि उनकी 9 साल की उम्र में विवाह हो गया, आज का बच्चा तो इस बात को हास्यास्पद ही समझेगा, तो ये बात अब उस जमाने के अनुसार उचित रहा होगा 9 साल की उम्र 11 साल की उम्र में शादी होना। अब ये बच्चे को कहाँ बताने की जरूरत है, उससे वो क्या कुछ मैसेज ग्रहण करेगा, तो ऐसी चीज़ें हम उसमें से कम कर देते हैं। और एक बात बताऊँ कि अधिकतर लोग जो मतलब यहाँ है या कहीं भी है नेट से ही लेते हैं, तो ये हमें कैसे पता लगता है ये भी मैं आपको बता दूँ। कुछ वाक्य उस लेख में 2 या 3 बार आ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये A, B और C को मिला करके बनाया गया पुतला है, क्योंकि सेम वाक्य 3 बार नहीं आ सकता। अगर लेखक स्वयं लिखेगा तो एक वाक्य किसी एक आर्टिकल में 3 बार नहीं आएगा। तो ये इस ढंग से हम थोड़ा सा अध्यापक रहा हूँ तो चोरी पकड़ भी लेते हैं, तो ठीक है, फिर बाद में हमारे पास रहता है ये मौका, तो हम उसको ठीक करके ही उसको प्रकाशित करते हैं। एक जीवनी यूँ पूरे समूह में नहीं आनी चाहिए। एक जैसे अपन ने कुछ ढेला का ढेला यानी कि गुड़ की बेली की तरह रख दी तो बच्चों को उसमें कोई आकर्षण नजर नहीं आएगा। हम उसको उप शीर्षकों में बांटते हैं और शीर्षक भी थोड़े आकर्षक होने चाहिए। बचपन, परिचय, कोई मतलब नहीं निकलता है। खेल खेल में सीखा या उन्होंने उसको थोड़ा सा क्रियात्मक कर देते हैं। आंदोलन की राह पर इस तरह से मतलब बीच में शीर्षक डाल देते हैं, तो बच्चों को क्या जो पर्टिकुलर चीज़ है तो थोड़ा थोड़ा रुक करके आगे बढ़ता है, तो आराम से पढ़ता है उसको। इसके अलावा शब्दों की सीमा मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 800 से 1000 शब्द की सीमा बच्चों के लिए हो तो पर्याप्त है। और अभी जो हमने जीवनी की गुल्लक किताब जो आज लोकार्पित हुई है, उस किताब में भी जो जीवनियाँ मांगी गई थी तब हमने 800 से 1000 की ही शर्त उसमें रखी गई थी। कुछ की बड़ी भी आई थी पर अधिकतर की उसमें सीमा में थी, और उसी से मुझे लगा कि ये एक संख्या, ये एक सीमा पर्याप्त है। और फिर बीच में कभी जब भी लिखते समय में जन्म, परिवार, बचपन, शिक्षा और उनका कर्म क्षेत्र, वास्तव में किन किन फील्ड में उन्होंने कुछ काम किया। अब कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी भी हुए जो वास्तव में लेखक भी रहे या संपादक भी रहे, तो हमने उन चीज़ों को भी उसमें जोड़ा कि उनके बच्चा ये नहीं जाने भाई कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और छुट्टी हो गई, यानी उन्होंने और भी कुछ काम किया, तो वो बातें भी उसके अंदर आनी चाहिए और दी है। और उनकी एक पैराग्राफ पूरे उनकी उपलब्धियों पर, सम्मान पर, कभी कभी सम्मान ऐसी नेगेटिव बातें भी आती है, ये प्रधानमंत्री रहे और ये भारत रत्न के योग्य थे फिर भी उनको ये सम्मान नहीं मिला। क्या ये बात बच्चों को बतानी चाहिए? ये तो अपना दृष्टिकोण है, ये तो अपना दृष्टिकोण है कि नहीं मिला या वो योग्य थे, बच्चे को इस उलझन में क्यों डाले, ऐसा मेरा सोच है। तो ये लाइनें हम इस तरह की जो पंक्तियाँ आती हैं तो उनको हटा देते हैं। हम पे जो मिला है सम्मान उसके लिए उनको जितना अच्छे से लिख सके उतना लिखते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, करना चाहिए और उचित वही है। अब इसमें कलेवर के बाद बात आती है भाषा शैली की। तो बाल साहित्य में हम खुद ही जानते हैं कि जब लिखा जाए तो
भाषा सरल होनी चाहिए, उसमें कठिन शब्द नहीं होने चाहिए कि बच्चा को थोड़ा सा पढ़े और बोरिंग लगे और छोड़ देगा। तो भाषा सरल हो, उसके अंदर एक फ्लो हो, प्रवाह हो उसके अंदर, कि उसको एक सतत आगे से आगे पढ़ने की इच्छा हो। छोटे पैराग्राफ हो में पूरा मैटर बटा हुआ हो और छोटे छोटे वाक्य हो उसमें, क्योंकि अधिकतर हम जब लिखते हैं तो वाक्य काफ़ी बड़ा हो जाता है और 2-2, 3-3 वाक्य का हम एक संयुक्त वाक्य बना देते हैं। तो अगर बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो उनको 3 भागों में विभक्त कर दें तो वो बिल्कुल बच्चों के लिए हो जाएगा। अधिकतर कहानियाँ जो हमने पढ़ी उनमें यही होता था, एक राजा था, कितना छोटा वाक्य, इससे छोटा वाक्य हो ही नहीं सकता। पहला वाक्य अधिकतर यही मिलता है, एक राजा था। तो क्यों ऐसा चलन में क्यों था? इसी वजह से था कि वो छोटा वाक्य है पहले। तो ऐसा आगे भी कहीं जहाँ संभव हो सके वहाँ तक हम करें। और भाषा में वर्तनी की शुद्धता तो हो, क्योंकि बच्चा जो आप लिखेंगे तो उसको ही वो आदर्श मानता है, वो समझेगा यही अंतिम है। तो और हमारे पास जो आती है उसमें भाषा की अशुद्धियाँ तो आती ही है, हम यथासंभव उनको ठीक करते हैं। फिर भी कोई 100% दावा नहीं किया जा सकता। बच्चों का देश में कोई पूरी पत्रिका में हम 3-3 लोगों को देखने के बाद भी कभी 1-2 के रह जाती जो हमें छपने के बाद नजर आती है। तो हम खुद अपने आप को ये कहते हैं, अरे भाई पहले क्यों नहीं दिखी तू पहले दिख जाती तो हम ये नहीं करते। तो ये सारी बातें हैं। और अगर ये सब हम जीवनी में किसी अन्य व्यक्ति का भी अगर कहीं उसके साथ जीवनी के साथ कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसका भी उल्लेख करना हो तो भी उसके अंदर उल्लेख होना चाहिए, ताकि वो जुड़ाव महसूस करे कि ये अकेले व्यक्ति का ही गुणगान नहीं हो रहा है। उसके साथ यदि उसकी पत्नी का योगदान हो, यदि उसके परिवार का योगदान हो या उसके मित्रों में से किन्हीं का योगदान हो तो वह भी उसके साथ में कहीं आना चाहिए, ताकि उसमें थोड़ी पूर्णता लगे उसके व्यक्तित्व के विकास में। जीवन संघर्ष के बारे में आपने बताई है कि वास्तव में ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ा है तो उसने संघर्ष अवश्य झेला है। बिना संघर्ष सफलता नहीं मिलती है। और उसने जब अगर संघर्ष झेला है तो बच्चे को कहीं न कहीं ये बात आनी चाहिए दिमाग में कि भाई बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, बिना कष्ट के नहीं मिलता, मेहनत से सब कुछ मिलता है। यानी कि हर जीवनी से वो कोई न कोई एक चीज़ सारांश के रूप में ग्रहण करे, ये तो फिर उसकी एक उपयोगिता है, और लिखने की भी और उसके पढ़ने की भी और छपने की भी। मैं समझता हूँ कि समय सीमा के करीब हूँ मैं, और आप सबने बहुत ध्यान से सुना। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश जी। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि मेरी बात रिपीट नहीं हुई, आपने देखा होगा। और ये वक्त में बहुत ज़्यादा जो हम बोलना चाहते हैं, लेकिन सर ने जैसा बताया यहाँ पर मेरी किसी बात को उन्होंने रिपीट नहीं किया और बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव दिया। एक मैगजीन में जो जब मैंने ये बताया कि वो ऐसा, जब मैं चूँकि मैं प्रकाशक हूँ, मैं एक संपादक हूँ प्रकाशन हाउस में, तो नेचुरली जब मैं बात करता हूँ तो किताबों पर ही फोकस होता है, मैगजीन पर थोड़ा कम होता है। लेकिन जब प्रकाशन ने बात की, पूरी मैगजीन में एक बायोग्राफी कैसे लिखे, मैगजीन के लिए लिखे, उसके बारे में बताया और पूरा बताया, जो कि बिल्कुल आप सब एक समर हो गया आप सभी के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक बार ताली जरूर बजनी चाहिए इस बात में। अब हमारे दूसरे जो वक्ता हैं सतीश कुमार जी, अभी पहले डॉक्टर हैं और हमने इनका पिछले सत्र में भी ये मंच पर आए थे। एक बार फिर से आपका स्वागत है, परिचय देने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तालियां बजाइए। डॉक्टर सतीश कुमार, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर, राजस्थान शिक्षा विभाग से हूँ। अभी जीवनी कैसे लिखते हैं ये आपको मालूम अच्छी तरह से हो गया। मैं आपको सर जीवनियाँ कितनी प्रकार की होती है और क्या क्या नाम होते हैं उसमें मैं जिक्र करूँगा, और आपको बहुत नई जानकारियाँ भी हासिल होंगी। किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण होता है, वो जीवनी कहते हैं। जीवनियों के भी कई नाम हैं, इसको जीवनी भी बोलते हैं, जीवन चरित्र, जीवन चरित्र, चरित्र भी बोलते हैं, जीवन चरित्र भी बोलते हैं, जीवन गाथा भी बोलते हैं, जीवन कथा भी बोलते हैं, जीवन वृतांत भी बोलते हैं, और ये जिंदगी का हाल कहलाता है। तो कहते हैं जिंदगी का हाल। A biography is an account of a person's life written by somebody. A person's life history written by another person. जीवनी में दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति जिसकी जीवनी लिखी जाती है और एक व्यक्ति जो जीवनी
लिखता है। लिखने वाले को बायोग्राफर, बायोग्राफी जीवनी को कहते हैं, बायोग्राफी भी कहते हैं, बायोग्राफ भी कहते हैं, बायोग्राफ भी कहते हैं, बायोग्राफी भी कहते हैं, और संक्षिप्त में बायो भी बोलते हैं। दो व्यक्ति होते हैं, बायोग्राफर, और जिसके बारे में लिखा जाता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोग्राफी। आर की जगह ई हो जाता है, डबल ई हो जाता है। बायोग्राफी में वाई आता है, और जिसकी जीवनी लिखी जाती है वो डबल ई हो जाता है, और जो लिखता है वो ई आर होता है। ये अंतर है इसमें। बायोपिक्स भी आ रही वास्तु। बायोग्राफर जीवनी लेखक या जीवनीकार, दो शब्द है। बायोग्राफर जीवनी लेखक या जीवनीकार, और बायोग्राफी जिस व्यक्ति की जीवनी लिखी जाती है। इस बायोग्राफी को बायोग्राफिकल स्केच भी बोलते हैं, बायोग्राफिकल स्केच भी बोलते हैं बायोग्राफी। अब ये बायोग्राफी की बात हो गई। अब एक शब्द आता है बायोडेटा, वो भी जीवनी है। आप किताबों के छापते हो बायोडेटा, शादी सगाई संबंध करते हैं, बायोडेटा वो भी जीवनी है, लेकिन वो पॉइंट्स में लिखी जाती है, डॉट लगा लगा करके लिखी जाती है। लोग आपने कभी सुना होगा नौकरी में जाते हैं करते हैं तो कि यार मैंने मेरा वहां बायोडेटा सबमिट कर दिया। नौकरी के लिए बायोडेटा सबमिट नहीं करा जाता, नौकरी के लिए रिज्यूम और या करिकुलम वाइटी, इसको करिकुलम वाइटी को रिज्यूम को हिंदी में कहते हैं शैक्षिक अभिलेख, वो शैक्षिक अभिलेख कहलाता है। और बायोडेटा जीवन व्रत कहलाता है, और बायोग्राफी जो जीवनी लिखते हो जीवन वृत्तांत कहलाता है। जीवन वृत्तांत और जीवन व्रत, बायोडेटा जीवन व्रत। बायो जैविक शब्द है, तो नौकरी में आप जाओगे जैविक की जरूरत नहीं है, वहां आपके अनुभव शैक्षिक वगैरह बताने पड़ते हैं उनको। तो ये अब आता है सर कि खुद व्यक्ति खुद की जीवनी लिखता है, ऑटोबायोग्राफी। खुद की व्यक्ति खुद की जीवनी लिखता है, आत्मकथा, आत्मगाथा भी बोलते हैं उसको, आत्मकथा भी बोलते हैं, और अपनी कहानी अपनी जुबानी। ये मेरे को विमला भंडारी जी ने दिया। एक दिन टेलीफोन में बात कर रहे थे, ये जो किताब निकली थी जब, तो ये विमला भंडारी जी से सीखा मैंने, अपनी कहानी अपनी जुबानी, खुद की कथा खुद के द्वारा। और ये ऑटोबायोग्राफर आत्मकथा लेखक होता है, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफर, आत्मकथाकार, जीवनीकार, आत्मकथाकार, ऑटोबायोग्राफर कहते हैं उसको। अब आइए, आप बायोडेटा बताया मैंने। अब इसी बायोडेटा को यदि आप वाक्य बना करके लिखते हैं तो वो बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन कहलाती है। जो बायोडेटा को आप वाक्य बना करके, जैसे बायोडेटा में डॉट लगा के लिख दिया ना, जन्म ये लिख दिया। अब इसी को वाक्य बना दिया आपने कि जन्म इस तारीख को हुआ, इन्होंने ये लिखा। वाक्य बना करके एक पेरे में जो बनाई जाती है उसको कहते हैं बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, और वो एक पैराग्राफ में आता है। ये बायोडेटा बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अंतर है, लेखन का अंतर है। वो पॉइंट में होता है, डॉट्स में होता है, और ये पैराग्राफ और वाक्य में होता है। और बायोग्राफिकल डिक्शनरी, इंडिया हुज वो बायोग्राफिकल डिक्शनरी कहलाती है। उसके अंदर बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, वाक्यों में लिखी जाती है। तो वो डिक्शनरी जो कहलाती है उसको बायोग्राफिकल डिक्शनरी बोलते हैं। इंडिया हुज, रेफरेंस एशिया के कई पब्लिशर वगैरह निकालते हैं उसको। उसके बाद आगे चलते हैं। फिल्म बनती है एक व्यक्ति की, टीवी पर भी दिखाई जाती है, फिल्म भी बनाई जाती है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोपिक। जीवनी है वो बायोग्राफी है वो, लेकिन उस पर फिल्म बनी, वो टीवी पे दिखाई जा रही है,
तो उसको बायोपिक बोलते हैं, और हिंदी में उसको जीवनी चलचित्र बोलते हैं या जीवनी फिल्म बोलते हैं, और उसको बायोग्राफी मूवी भी बोलते हैं। बायोपिक को बायोग्राफी मूवी भी बोलते हैं। अब एक जीवनी में से एक चीज और निकलती है जिसको हिंदी में अपन कहते हैं संस्मरण। संस्मरण भी जीवनी है, शॉर्ट। शॉर्ट, उसका पार्ट है, एक घटना है वो। हाँ जी। उसको अंग्रेजी में कहते हैं मेमोयर। मेमोयर कहते हैं उसको अंग्रेजी में संस्मरण। एक रेमिनिसेंस शब्द हो रहा है उसका, संस्मरण, रेमिनिसेंस। तो वो भी जीवनी है, लेकिन एक भाग, एक घटना है उसके जीवन। वो आत्मकथाकार भी लिख सकता है और जीवनीकार भी लिखता है। और जो मेमोर लिखते हैं उसको मेमोरिस्ट कहते हैं अंग्रेजी में। जो संस्मरण कर लिखता है उसको मेमोरिस्ट कहते हैं, मेमोरलिस्ट भी कहते हैं उसको। एक होती है डायरी, वो भी जीवनी है। आपने जीवन में क्या किया, रोजाना आप क्या करते हो, हिंदी में उसको दैनिक बोलते हो आप, डायरी। हम रोजाना क्या करते हैं, अभी जिक्र भी आया था डायरी का। जो आप रोजाना क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, करते हैं, वो डायरी। एक डायरी होती है अपन खर्चा वगैरह लिखते हैं, क्या किया, वो डायरी। अपने अनुभव लिखते हैं, मैं आज कहाँ गया, क्या दिखा, किससे मिला, क्या वार्ता हुई, वो डायरी लिखते हैं। तो वो भी एक रूप है। और जीवन आत्मकथा लिखने के लिए तो डायरी का बहुत महत्व होता है। मैंने मेरी डायरी लिखी, और मैं मेरी आत्मकथा लिखूंगा तो मेरी डायरी मेरे को कितना मदद करेगी। जीवने के लिए तो बटोरना पड़ता है, लाना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। आत्मकथा अगर वो डायरी मेंटेन करता है तो वो अपनी आत्मकथा बहुत अच्छी लिख सकता है। एक शब्द और है जो शायद आपकी जानकारी नया ही आएगा सर, घोस्ट राइट, भूत लेखन। और भूत लेखन, घोस्ट राइटर। अब ये क्या होता है, ये जो सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपनी जीवनी वो खुद थोड़ी लिखते हैं, वो तो लिखवाई जाती है। वो दो तरह से लिखवाई जाती है, एक तो मैं घोस्ट राइटर को पकड़ूंगा या एक पब्लिशर पकड़ेगा। दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे में बड़े बड़े घोस्ट राइटर्स हैं, वो पैसा लेते हैं, लेकिन नाम उसी का जाएगा। टाटा की अगर जीवनी लिखनी है तो टाटा का ही नाम जाएगा, लेकिन मैंने लिखी, मैं घोस्ट राइटर हूं, मैंने पैसे ले लिए। तो वो खुद नहीं लिखते हैं, उनके पास समय नहीं, समय नहीं। बड़े आदमियों के पास समय नहीं है। आप ये बड़े आदमियों की जीवनियां देखते, उनके पास कोई समय थोड़ी है जो वो लिख ले। वो लेखक थोड़ी है जो लिख ले। जीवनी लिखना या कोई 4 लाइन लिखना कोई हंसी खेल थोड़ी है। कितना समय लगता है, कितना सोचना पड़ता है, रात को नींद भी खुल जाती है। अब मैं आपको बताऊं, मलाला यूसुफजई को 17 साल की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। जैसे उसको नोबेल पुरस्कार मिला, उसकी जीवनियां भी आने लगी, उसके विचार भी आने लगे, उसके सब कुछ आने लगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर किताबें आने लगी। तो क्या मलाला यूसुफजई ने लिखा है क्या? लिख सकती है क्या 17 साल की बच्ची? वो सारे घोस्ट राइटर। और घोस्ट राइटर का और लेखक के बीच में कॉन्टेक्ट भी होता है कि मैं गोपनीय रखूंगा, मैं किसी को कहूंगा नहीं। अगर बड़े आदमी की जीवनी लिख दी मैंने और मैंने बखान कर दिया तो गजब हो जाएगा। लेकिन घोस्ट राइटर अपने धर्म पर रहता है, उसका बिजनेस है, वो कभी किसी को नहीं कहता कि मैंने। तो इसको हिंदी में कहते हैं भूत लेखन। हिंदी में शब्द ये कि भूत लेखन, भूत लेखन। एक लेखक होता है शूडोनेम पे लिखता है, छद्म नाम। और वो क्यों अपना नाम बदलता है? मैं डॉक्टर सतीश कुमार के नाम से कुछ नहीं लिखा मैंने, और मैंने मेरे किसी दूसरे नाम से लिख दिया, तो वो शूडोनेम है। रचना मेरी है, लिखी मैंने, लेकिन मैंने मेरा नाम न देकर के अन्य नाम दे दिया। और मैंने अन्य नाम क्यों दे दिया, वो एक अलग बात है, वो कहानी एक अलग है। तो वो छद्म नाम क्यों देता, उसको भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और उर्दू में सर ये जो जीवनी है, इसको तजकिया कहते हैं। उर्दू के अंदर तजकिया, इसको कहते हैं तजकिया। और
जीवनी जीवित व्यक्ति की लिखी जाती है, जीवनी मृत व्यक्ति की भी लिखी जाती है, और जीवनी गुमनाम की भी लिखी जाती है। गुमनाम मिसिंग, जिसको कोई नहीं जानता। हमारे क्रांतिकारी बहुत गुमनाम है जिनको कोई नहीं जानता, आप लाइए उनको सामने, वो गुमनाम मिसिंग कहलाते। और जीवनी लिखने के लिए परमिशन भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। राज्यवर्धन सिंह को जब मेडल मिला था तो मैंने अखबारों से उनकी कटिंगें लिखी और लिखी, पसीना से गट करके मैंने उनकी जीवनी लिखी। जीवनी लिख करके मैं राज्यवर्धन सिंह जी के घर पर गया, वैशाली नगर जयपुर। पहले तो फोन से परमिशन ली और फिर मैंने उनको वो पढ़ाई, बच्चों की किताब थी वो, राज्यवर्धन सिंह के ऊपर। तो उनकी मदर टीचर है, राज्यवर्धन सिंह ने, उनकी मदर ने उसको मेरे सामने पढ़ा उसको, और जो करेक्शन करने थे वो उन्होंने। मैंने अब्दुल कलाम की जीवनी लिखी, मैंने राष्ट्रपति भवन चिट्ठी भेजी, हालांकि मुझे कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैंने चिट्ठी भेजी, लेकिन फिर मैंने लिखी भी। अब बातें तो बहुत है करने के लिए, लेकिन सर ने कहा कि टाइम होना है, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने बताया है, जो मेरे ज्ञान में था, वो मैंने आपसे शेयर किया है। और बाकी चीजें और भी है। अच्छा, जीवनी के अंदर शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है, और जीवनी में एक चित्र भी होना चाहिए उसका, जब वो जीवनी पक्की कहलाती है। और एक भ्रांति में और दूर कर देता हूँ आपको, एक सेकंड दूंगा सर, एक मिनट। कॉपीराइट वाली बात आती है सर, ये विचार और ये चित्र कॉपीराइट में नहीं आते। मैंने महात्मा गांधी का चित्र बनाया था, वैसा वैसा चित्र आप भी बना सकते हैं। आप कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है, मैंने बनाया है, समझ रहे हो ना आप। मेरे विचार, अभी हमारे सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया? मुंडकोपदेश से लिया गया, तो क्या हो गया? तो कॉपीराइट का उल्लंघन थोड़ी है। भारतीय संविधान क्या है? उदार का थैला है, कॉपीराइट का उल्लंघन थोड़ी है। आप किसी के विचार लीजिए, मैंने कुछ भी लिखा है, मेरा एक पैराग्राफ आप लीजिए, लेकिन उस पैराग्राफ को अपनी भाषा में बदल दीजिए। हूबहू लेना कॉपीराइट का उल्लंघन। मेरी कोई रचना आपने हूबहू लेके अपने नाम से छपा दी, वो कॉपीराइट, लेकिन मेरी रचना कोई आपने तोड़ मरोड़ करके नहीं बना कर लिखा दी, कोई कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं। विचार सबके है, विचार कॉपीराइट नहीं। और एक शीर्षक की बात मैं और बता देता हूँ आपको, लास्ट बात और बता देता हूँ कि किसी भी जीवनी में अगर आप शीर्षक लिखो तो वो शीर्षक उसके पद का मत लिखो। पद को तो सब जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता, अरे सभी जानते हैं। राष्ट्रपिता ने क्या किया, मैंने उनकी जीवनी लिखी, मैंने लिखा स्वतंत्रता आंदोलन का महानायक। कर्म लिखो, शीर्षक में कर्म आना चाहिए। जैसे मैंने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जीवनी लिखी, तो मैंने शीर्षक लिखा भारतीय दर्शन का पैरोकार। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रहे, सभी जानते हैं। तो पद लिखने की कोई एपीजे कलाम की मैंने जीवनी लिखी, मैंने शीर्षक लिखा सैन्य शक्ति का प्रतिष्ठापक। अब वो राष्ट्रपति रहे, सब जानते हो। तो कोशिश ये करो कि जीवनी में शीर्षक अगर आप लिखो तो उसका जो मूल वर्ग जो किया उनने, जिसके नाम से वो प्रसिद्ध है और जिसके कारण वो पद प्राप्त किया, तो शीर्षक के अंदर वो नई चीजें आनी चाहिए। तो अब मैं इतना ही कह दिया। आपने फिर बिल्कुल अच्छा किया, जो हम दोनों ने जो बातें कही थी उससे आप बिल्कुल अलग है। और आपने बायोग्राफीज के टाइप्स के बारे में बताया कितने तरह की बायोग्राफीज हैं, और बायोग्राफी लिखने में आप क्या किन की चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इसी बीच मुझे ध्यान आया, और मैं एक किताब लाया भी था, ये अभी एक बायोग्राफी हमने पब्लिश की है, मैंने इस पर काम किया है। ये गुजरात के कनुभाई टेलर हैं, पद्मश्री हैं, और राष्ट्रपति से लगभग 5 राष्ट्रपति को प्राइज मिला हुआ था। इस पर बायोग्राफी हमने लिखी है, और इस पर अब एक फिल्म भी आ रही है, कनुभाई द ग्रेट। तो इससे किताब है, लेकिन ये किताब यहाँ के लिए एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि ये किताब बड़ों के लिए है। बच्चों के लिए जो लिखेंगे वो बिल्कुल अलग होती है। तो इसके साथ ही आज के जो हमारे अध्यक्ष महोदय है संजीव कुमार जी, डॉक्टर संजीव कुमार जी, वो आप मालूम है कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इंडियन नीट बुक्स के CEO हैं, दिल्ली से आए हैं। हम चाहेंगे कि वो अपने विचार यहाँ पर साझा करें। सम्माननीय मंच और दोस्तों, जीवनी पर अभी आपने बड़ी जीवंत चर्चा सुनी। किस प्रकार की गलतियां हम करते हैं वो आपके सामने आ गया।
कितने प्रकार की जीवनियाँ हो सकती हैं वो आपके सामने आएंगे। विजयन जी ने उसके कुछ सिद्धांत भी आपको बताया। मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि जीवनी लिखें आप कुछ भी लिखें, वो सिद्धांत आपको पता ही है, मालूम होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि पहला पैराग्राफ क्या होना चाहिए। किसी भी लेखन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि पहला चैप्टर या पहला पैराग्राफ उत्सुकता पैदा करें, जिज्ञासा पैदा करें। तो जब तक वो नहीं होता तब तक आगे पढ़ने की रुचि कम हो जाती है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जीवनी की शुरुआत कैसे करें। इसके कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। सबसे पहला परिचय, साधारण सिंपल भाषा में आप व्यक्ति का इंट्रोडक्शन देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये मैकेनिकल सा लगता है, मैकेनिकल सा लगता है। तो इसलिए दूसरा एक और तरीका इसके लिए सुझा सकता हूँ कि आप किसी दृष्टांत को लें, उसके जीवन के किसी महत्वपूर्ण दृष्टांत को लें और फिर उसके बाद में शुरू करें कि ये कौन था, ये फला फला। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो दृष्टांत ऐसा होना चाहिए जो रोचक हो, जिज्ञासा पैदा करें कि अच्छा इसके बारे में कैसे और क्या क्या हुआ वो लिखें। तीसरा, उसके निष्पादन, उसके अचीवमेंट पर लिखें, उसकी उपलब्धियां क्या क्या नहीं, वहाँ से शुरू करें। इन उपलब्धियों को प्राप्त करने वाला, उन्होंने ये किया, ये किया। तीसरा, चौथा एक तरह रूप हो सकता है इस ऐतिहासिक, यानी देश काल वातावरण का खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली। तो झांसी वाली रानी के बारे में पहले ऐतिहासिक तत्व होते, जैसे एक राजा था, ऐतिहासिक तत्व। उसके बाद आगे आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि आप उसको क्या बताना चाहते हैं। तीसरी चीज़, पांचवी चीज़, स्रोत। हमें इस प्रकार से ज्ञात हुआ है कि हम किस कि फला आदमी ने ऐसा किया या फला आदमी था। तो उस तरीके से आप स्रोत, जहाँ से आपको सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। यदि आपने कोई शोध पत्र लिखा है तो उसके बारे में थोड़ा सा इंगित करें कि आपने इसका शोध किया, तो किस प्रकार से शोध किया, उसके हिसाब से शोध कर सकते हैं। यदि आपने कोई सर्वे किया है तो कितने लोगों का सर्वे किया, कैसे सर्वे किया, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से बता सकते हैं। इस तरीके से एक सर्वे किया गया था, तो सर्वेक्षण में हमने ये चीज़ पाई। तो इस प्रकार की शुरुआतें आप इस आधार पर निर्णय कर सकते हैं कि आप किस चरित्र के बारे में लिख रहे हैं, किस व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, थीमेटिकली या सारांश में उसकी उपलब्धियां क्या हैं, उसका महत्व क्या है। मेरे जो महाकाव्य या प्रबंध काव्य जिनको कहूँगा, ज़्यादातर रामायण और महाभारत कालीन चरित्रों पर आधारित, जैसे उर्वशी, तिष्यरक्षिता, गांधारी, अग्नि परीक्षा, इस तरीके की उत्तरा, है ना। फिर हमने एक महाकाव्य लिखा कोणार्क, उसमें परिवेश का आधार लेकर के उसकी क्या महत्ता है, कैसा लगता है, क्या अनुभूत होता है जब आप जाते हैं वहाँ। तो मैं 3 बार कोणार्क की यात्रा की और देखा कि मुझे क्या अनुभव होता है। तो शिलाखंडों में जो जीवंतता दिखती वहाँ से शुरू किया, उसके बाद उसको संवाद के आधार पर ले गया। जैसा विजय जी ने शुरू में बताया कि अच्छा होता है अगर आप संवाद, चुटीले संवाद या जिज्ञासापूर्वक आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए संवादों में आप कहानी लिखते। हमारी एक छोटी सी अंश जो इस पत्रिका में आया है, जहाँ मैंने 12 दशावतारों के बारे में लिखा है, वो संवाद के आधार पर माँ और बेटे के बीच संवाद हो रहा है और उसके थ्रू माँ समझा रही, बेटा जो है ना वो एंथ्रोपोलॉजी के रिसर्च का काम कर रहा है। तो उसको जब डार्विन की थ्योरी के एक्सप्लेन करता है तो माँ उनको डार्विन की थ्योरी दशावतार के रूप में एक्सप्लेन करती है।
इस तरीके के बहुत सारे रूप अपनाए जा सकते हैं। सीधे सपाट बयानी अगर करोगे तो उसमें रुचि नहीं पैदा होगी, जिज्ञासा नहीं पैदा होगी। और बच्चों को जिज्ञासा पैदा करना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया अमर कथा का विजन जी ने, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी चीज़। यदि आप चित्रकला में या पेंटिंग में रुचि रखते हैं तो सुझाव ये है कि आप इस प्रकार की चीज़ों को प्रयोग में ला सकते। तो इन संक्षिप्त चीज़ों के बारे में आपसे जो मैं कह रहा हूँ उनका निर्णय आप स्वयं करेंगे, कहाँ और कैसे क्या कर सकते हैं। लिखिए, पढ़िए, लिखिए। एक चीज़ बहुत बढ़िया बताएं हमारे दोस्त ने कि जब आप गूगल से उठा रहे हैं उसको ज़रा ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और लास्ट चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा, जो डॉक्टर साहब ने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉपी मत करना। इस पर कानून भी का उल्लंघन भी होता है। तो कानून ये कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं तो 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और बेहतर होगा कि उसे आप कोट के रूप में दें और फुटनोट में आप उसका सोर्स दे दें, तो आपको कॉपी राइट का उल्लंघन नहीं माना जाता। चौथी चीज़ फेयर वर्क। अगर आप किसी चीज़ को ले रहे हैं तो जैसे मैं बताया भाषा बदल के ले लीजिए, तो दैट इम्पॉर्टेंट फेयर वर्क कि हुआ कि आपने उसमें अपना दिमाग अप्लाई किया, सीधे कॉपी नहीं की। अदरवाइज आप कॉपीराइट का उल्लंघन हो सकता है, आपकी किताब जब्त हो सकती है, आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जीवनी लिखिए, आत्मकथा लिखिए और उसे हमारे पास प्रकाशन के लिए भेजिए। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मुझे फ्लाइट भी पकड़नी है, तो आपसे मैं विदा लेता हूँ और आप लोगों के संपर्क में रहूँगा। आप लोग संपर्क में रहिए, हमारे लिए कोई सेवा जरूर बताएंगे। डॉक्टर संजीव कुमार जी, आपने जीवनी लिखने में किन बातों का ख्याल रखें और किन बातों को बिल्कुल और किन गलतियों को ना करें, इस पर आपने बहुत अच्छे डूज एंड डोंट्स कहते हैं उसके बारे में बातचीत किया। और जो दूसरी जो बड़ी अच्छी बात रही कि हम सभी तीनों वक्ताओं ने जो बातें कही उसमें जो भी मेन पॉइंट्स थे आपने उसको यहाँ पे दोहराया और उससे अपनी सहमति जाहिर की, ताकि जो यहाँ पे जो भी लोग लिखना चाहते हैं उनका मार्गदर्शन हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजीव कुमार जी। अब यहाँ पर हर्षल मेघवाल जी हैं जो कि एक समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। और समक्ष विराजमान सभी बाल साहित्य के प्रेमीजन, आपके समक्ष श्री की धरा से आज की जो पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, दी आर्मी डाइट मंजू रानी और मूर्ति चोर, उसकी समीक्षा को लेकर प्रस्तुत हो। वर्तमान का जो युग है, आप लोग सभी इससे वाकिफ हैं, बहुत ही एक तकनीकी और वैज्ञानिक युग माना जा रहा है और है भी। तो आपने देखा है कि सुबह से लेकर शाम तक आप बच्चे को देखते हो तो किसी न किसी प्रकार से वो तकनीक से घिरा रहता है। आजकल के बच्चे, उनके अंदर इतनी जल्दी हो रही है कि हर चीज़ उनको फास्ट चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की चीज़ यदि सीखना भी चाहते हैं तो उनको जल्दी सीखना है, उनके पास धैर्य का बहुत अभाव रहता है। ऐसे में वो शॉर्टकट को ज़्यादा पसंद करता है। आपने देखा होगा कि प्रत्येक घरों में तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से घरों में आपने देखा बच्चे छोटे से होते हैं, जब वो खाना खा रहे होते हैं तब भी उनके समक्ष मोबाइल रखा होता है और मोबाइल चलता है तभी वो खाना भी खाते हैं। इस स्थिति के दौर में बच्चों को पुस्तक देना जैसे सरसों हाथ में उगाने जैसी बात हो रही है, और हम प्रत्येक कार्यक्रम में ये कहते हैं कि बच्चों तक पुस्तक पहुँचे। तो जो माहौल जो चेंज हो रहा है, उस माहौल को हमें और परिवर्तन करने की हमें आवश्यकता है। आज का बच्चा क्या चाहता है, इस प्रश्न को यदि साहित्यकार अच्छे से भांप ले, समझ ले और उसी के अनुरूप अपने साहित्य को उस बच्चे के समक्ष प्रस्तुत करें तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बच्चा पुस्तक की ओर आकर्षित होगा।
जब बच्चा किताब से जुड़ता है, पुस्तक को देखता है, तो सबसे पहले उसकी रुचि यदि उस पुस्तक में मिल जाती है तब तो उस बच्चा उस पुस्तक से जुड़ा रहेगा, अन्यथा वो पहला पृष्ठ देख के उस पुस्तक को बंद करके चुपचाप अपने मोबाइल में व्यस्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अभिभावक हैं बच्चों की समक्ष ऐसे पेश आए कि उनके लगे कि वास्तव में किताब में कुछ है। हमारे आज के अभिभावक, कई अभिभावक हैं जो किताबों को देखते तक नहीं है, तो ऐसी स्थिति के दौर में बच्चे किताबों को मतलब संपर्क करना भी दूर रह रहा है। शांति। हरियाणा से है सर। हाँ, हरियाणा वाले बोले नाम मत करो ने हरियाणा को, दूसरा बंदा चुप भी बैठा है सामने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, सबने एक जैसे नहीं होते ना। हाँ, लेकिन ये बात कहते हैं कि जहाँ 19-20 रहता है जी के बारे में कृपया यहाँ कहें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बच्चे जिज्ञासा को पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पुस्तक का बहुत आनंद उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये तमाम सवालों पे जो भी कहानी कह सकते हैं, जो भी विधा है खरीद उतरेगी, वही बच्चों के लिए लाभदारी हो सकती है, उसको मतलब पास में आ सकती है। और ऐसे दौर में जब बच्चा पास ही किताब करने जा रहा है और हम उपन्यास लिख रहे हैं, यानी एक थोड़ा सा संशय की हमारे सामने स्थिति आ जाती है कि जो बच्चा कहानी तो पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है और हम उपन्यास लिख रहे हैं, तो उपन्यास के अंदर ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए कि बच्चा एक पेज की जगह 30 पेज पढ़ के भी अपने आप को बहुत ही खुशी महसूस करे और आनंद उसे मिलता रहे। तो ये चीज बहुत हमें समझने की जरूरत है, इसे अपने साहित्यकारों को अपने अंदर भी उतारनी बहुत आवश्यक है। तो मैंने जब ये पुस्तक अपने सामने तो मुझे मिली नहीं, क्योंकि मैडम के भी किताब आई है और मुझे पीडीएफ भी भेजी गई थी, तो इसका आवरण वगैरह तो मैंने देखा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने इस पुस्तक का जो नाम पढ़ा, तो नाम पढ़ के मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया कि क्या है दी आर्बिटाइल। यदि मैं मानता हूँ कि मैडम ने इसका नाम हिंदी में रखा होता, तो भी हिंदी में भी जासूस के कई सारे नाम ऐसे हैं, कई रहस्यात्मक नाम हिंदी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। तो मैम काफ़ी वरिष्ठ बाल साहित्यकार है, लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन भी होता है बाल साहित्यकारों से कि हम बच्चों के समक्ष ऐसे शीर्षक रखें, छोटे से रखें और बहुत ही मतलब एकदम से उसको आकर्षित कर दे कि नहीं यार इसमें कुछ आनंद है। मैंने इस उपन्यास को 2 बार पढ़ना पड़ा मुझे इस शीर्षक की वजह से, इसमें क्या है। पहली बार जब पढ़ा तो मुझे पूरा इस शीर्षक ही समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें अंग्रेजी शब्द पहले ही, और जैसा कि सुबह अपने बात हुई कि अंग्रेजी को हमें थोड़ा सा करना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं मानता जिस प्रकार से अंग्रेजी की भी जहाँ आवश्यकता है उसकी भी जरूरत है, लेकिन हिंदी को हमें बढ़ावा देना चाहिए। लकीर हमारी लंबी होगी तो हम अपने आप में जो अंग्रेजी को कम कर सकते हैं। इस बाल उपन्यास में जहाँ बात करते हैं तो बहुत सारी बातें हो रही है। एक तरफ गांव है, एक तरफ महिला है, एक तरफ बच्चे हैं और एक तरफ मंदिर है, एक तरफ चोर है। मतलब हर प्रकार के जो समाज के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों को यहाँ पर जो लेखिका हैं डॉक्टर विमला भंडारी जी ने समेटने का प्रयास किया और एक बच्चे के भीतर हर प्रकार के दृष्टिकोण को उत्पन्न करने की कोशिश की कि किस प्रकार के जो समाज के भीतर किसको लेकर क्या सोच है, उस सोच को उजागर करने का और बच्चों के भीतर ये सकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं उसको डालने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से लेकर महिलाओं को लेकर हमारे समाज के भीतर सोच है। और इस उपन्यास में भी मैम के द्वारा लिखा गया कि जैसे ही मंजू रानी को जिस गांव में उदयपुर के नजदीकी गांव बताया गया और उसमें चोरी होती है और चोरी इस प्रकार की होती है, कहते हैं ना कि धक्का बेदी लंका ढाए, तो इस पुस्तक में भी जो चोर बताए गए हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, उसी गांव से चोर हैं। तो जब उस व्यक्ति को जब पता होता है कि भाई चोरी इस प्रकार से अपने को सब पता है तो वो चोर हाथ में नहीं आते। और जिस प्रकार से जासूस करके उन चोरों को पकड़ा गया, तो ऐसे में खूब सारे उदाहरण जैसे महिला आ गई जी, कोई खरीद के पड़ेगा क्यों? इसी गांव का चोर है ना, कोई खरीद के क्यों? जी 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 हाँ मैं माफ चाहूँगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि भाई इस प्रकार से महिला इस प्रकार से क्या मैंने अभी पहले बताया कि घर का बेदी लंका ढाए, तो जब जासूस की बात करते हैं तो सब मतलब पास में होता है, बाहर की छोटी चीजें हो ही नहीं सकती।
क्योंकि जासूसी में तो हम बहुत रहस्यात्मक चीजें ढूंढनी पड़ती है। आपके पास में सामने चोर खड़ा है और आपको पता ही नहीं होता कि ये व्यक्ति चोर है। तो सबसे पहले जो महिला की बात आई, तो मैडम ने यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात की कि महिला कभी अबला नहीं है, महिला सबला है। क्योंकि जिस प्रकार से गांव के लोगों ने संशय पैदा किया कि महिला कैसे चोर पकड़ सकती है, ये तो इसके लिए असंभव बात है। तो पहली बात तो ये सामने निकल के इस पुस्तक के भीतर आई, इस बाल उपन्यास में आया। और दूसरी बात आई कि गांव के जो बच्चे होते हैं, जो कचरू नाम का जो बच्चा है, उसके माध्यम से ये बताने का प्रयास भी किया कि किस प्रकार से गांव के बच्चे संघर्षशील होते हैं और वो अपने आप कैसे आगे बढ़ते हैं। एक शहर के बच्चे को कैसा माहौल मिलता है, एक गांव के बच्चे को कैसा माहौल मिलता है, और उससे बच्चों के भीतर प्रेरणा जागृत करने का भी प्रयास किया कि भाई आपको इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात करते हैं तो प्रकृति की बात हुई, इसमें पूरा प्रकृति है, यानी हर व्यक्ति की लालसा होती है कि वो प्रकृति के बीच में रहे। लेकिन जिस प्रकार से हमारा दौर आगे बढ़ रहा है और जिस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हमारे पेड़ पौधे सब समाप्त हो रहे हैं और झरने वगैरह बहने कम हो गए हैं। ऐसी स्थिति में उस गांव के भीतर प्रकृति को लेकर जो मैडम ने लिखा है वो भी बहुत ही सराहनीय है। उस बच्चों के अंदर प्रकृति के प्रति रुचि पैदा करने का भी बाल उपन्यास के भीतर प्रयास किया गया है। और बात में इसके अंदर देखे जाए कि जो मंदिर है और उस मंदिर के वो जिस प्रकार से उसके अंदर रहस्य है और उसकी बनावट है कि मंदिरों की गांवों के भीतर किस प्रकार की बनावट की जाती है, किस प्रकार के लोगों की आस्थाएं होती है, उस आस्था को लेकर भी यहाँ पर इस उपन्यास के भीतर बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और जैसा कि मैडम का आदेश हुआ है कि रहस्यात्मक सब बता देंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि मैं चाहता था कि हर बात को नोट करके उसके अंदर पॉइंट निकालें, लेकिन बात यह है कि आपको भी पढ़ना है इस उपन्यास को, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो बातें इसके अंदर है वही बात बताऊँ। और बात दूसरी करें तो साथ साथ में जिस प्रकार से लोगों का सहयोग, कभी भी काम अकेले नहीं होता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी भी कार्य को करने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है। और इस उपन्यास के भीतर भी चोर को पकड़ने के लिए मंजू रानी के साथ में पूरी टीम लगी हुई थी। भले ही योजनाएं मंजू रानी की हो, लेकिन काम को अंजाम तक पहुंचाने का श्रेय भी पूरी टीम को जाता है। तो ये हम सीख सकते हैं कि इसके अंदर बच्चों में संस्कार पैदा कर सकते हैं कि आप कभी अकेले कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते, आपको एक टीम की जरूरत पड़ेगी। और यदि आप सबसे सक्षम है, आपकी योजनाएं बहुत अच्छी है, आप प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो हर व्यक्ति आपका साथ देने को तैयार हो सकता है और ये भाव बच्चों के पैदा भीतर कर सकते हैं। और हम बात करें तो जिस प्रकार से जंगलों की बात होती है और बहुत सारी, मैं भी माउंट आबू के पास से आता हूँ तो वहाँ आग बहुत ज़्यादा लगती है ना, पता ही नहीं चलता कैसे आग लग गई। और दूसरे एक बार में आता है कि माउंट आबू के पहाड़ों में आग लगी, और जैसे अपने उदयपुर है, सब जगह जहाँ पहाड़ों में है तो खूब सारी आगें लगती है। तो आग लगने का कारण क्या हो सकता है, ये भी इस बच्चों को समझाने का प्रयास किया कि जब हम जंगल से जुड़ते हैं, जब हम पेड़, प्रकृति और जल से जुड़ते हैं तो हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारी इस प्रकृति को लेकर हमारे अंदर क्या दायित्व, इन दायित्वों को भी समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। ये मोटी मोटी बातें इस उपन्यास के भीतर बहुत ही रहस्यात्मक तरीके से बालक को पूरी बाल उपन्यास के तहत पूरे पेज लास्ट तक जब तक नहीं पहुंचता तब तो उस बच्चे को ये लगता है कि मुझे क्या होगा, आगे क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर क्या हो सकता है, मंजू रानी को कोई मार सकता है कि नहीं मार सकता, हो सकता है चोर उनके साथ में क्या करे। इस प्रकार से बहुत रहस्य इसमें छुपे रहते हैं और इस प्रकार से ये बाल उपन्यास है जो आपके समक्ष बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैडम ने जो प्रस्तुत किया। धन्यवाद। धन्यवाद हर्षल मेघवाल जी, आपने काफ़ी अच्छे से बुक रिव्यू के बारे में कहा। अब शिव कौशिक जी, आप भी एक वीडियो लाइए जी है, वो जीवनी पे, जीवन एक गुल्लक, जीवनियों की गुल्लक, जीवनियों की गुल्लक, उसकी समीक्षा है। समीक्षा जीवनियों की गुल्लक। बच्चे अक्षुण ऊर्जा का स्रोत होते हैं, उनमें कल्पनाओं का भंडार भरा है। बचपन में ही यदि उन्हें ज्ञानपरक व मूल्यपरक पुस्तकों का साथ मिल जाए तो आसानी से उन्हें उनके लक्ष्य की ओर मोड़ा जा सकता है। सुविख्यात बाल साहित्यकार एवं सलीला संस्था की अध्यक्ष रविंद्र भंडारी बाल साहित्य को समृद्ध करने व प्रेरक की भूमिका में इस पुनीत कार्य हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवनियों की गुल्लक दरअसल इस पुस्तक की भूमिका बनी अखिल भारतीय स्तर पर सलीला संस्था द्वारा आयोजित जीवनी लेखन प्रतियोगिता।
यह भी बता दूं कि विमला भंडारी के उर्वर दिमाग की उपज है कि वे 2017 से निरंतर बालकों के हित में बाल साहित्य के विकास और इसे समृद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध रही हैं। उन्होंने विविध विधाओं, बाल कहानी, यात्रा वृत्तांत, एकांकी, विस्मृत प्राय, विधा, पत्र लेखन, आत्मकथा पर प्रतिवर्ष प्रतियोगिता कराई है तथा पुरस्कृत व श्रेष्ठ रचनाओं को संपादित कर पुस्तक रूप में सहेज कर देश विदेश के पाठकों के सम्मुख लाने का श्रेयकर कार्य किया है। प्रस्तुत 148 पृष्ठीय पुस्तक जीवनियों के गुल्लक में पुरस्कृत व चयनित श्रेष्ठ 35 जीवनी आलेख सम्मिलित किए गए हैं। इसमें 5 वर्गों यथा संत, महात्मा एवं सैलानी, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक, शहीद एवं सैनिक, खिलाड़ी एवं लेखक, समाज सुधारक, राजनायक एवं लोकनायक से संबंधित जीवनियाँ सम्मिलित हैं। संत महात्मा वर्ग में संत कबीर, संत रविदास, संत सूरदास, महर्षि वाल्मीकि। सैलानी वर्ग में इब्न बतूता, नैन सिंह रावत। वैज्ञानिक वर्ग में श्रीनिवास रामानुजन, APJ अब्दुल कलाम, मैडम क्यूरी। तथा दार्शनिक वर्ग में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राम शर्मा आचार्य। शहीद एवं सैनिक वर्ग में लाला हुकमचंद जैन, राम प्रसाद बिस्मिल, हेमू कलानी, मेजर शैतान सिंह, मीरा आर्य, उक्यान नाम बहा, रानी लक्ष्मीबाई आदि हैं। लेखक वर्ग में सुधीर तैलंग, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। खिलाड़ी वर्ग में मेजर ध्यानचंद, साक्षी मलिक, कर्णम मल्लेश्वरी, हरिशंकर शर्मा। समाज सुधारक, राजनायक, लोकनायक वर्ग में सावित्री बाई फुले, रुक्माबाई, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण, गोपाल कृष्ण गोखले और बिरसा मुंडा हैं। यह पुस्तक अपने अनेक विशेषताओं को अपने में समेटे हुए है। सर्वप्रथम तो पुस्तक शीर्षक अपने आप में रोचक है। जीवनियों की गुल्लक, गुल्लक शब्द से बच्चे भली भांति परिचित हैं। यह उनकी अनमोल थाती है। गुल्लक में तो रुपए रखे जाते हैं और निश्चित तौर पर इनमें भरी जीवनियाँ भी अनमोल ही है। आवरण पृष्ठ पर सजी एक बड़ी सी गुल्लक जिसमें भरी है जीवनियाँ। एक बच्चा सीढ़ी लगाकर मन में जिज्ञासा लिए इन्हें निकालकर पढ़ने को उत्सुक है। वहीं दूसरी ओर बच्चे सीढ़ियों से पुस्तक लेने के बाद उतर रहे हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण विभूतियों के चित्र हैं। इस प्रकार मुख पृष्ठ की साज सज्जा पुस्तक को पढ़ने के लिए लग जाती है। पुस्तक को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित किया गया है, जो पत्र लेखन में विशिष्ट महारत रखते थे। बाल साहित्य में जीवनी विधा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर विमला भंडारी ने अपने संपादकीय में बताया है कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चरित्र चित्रण ही जीवनी कहलाता है। वे जीवनी को बाल मन के लिए वास्तव में उत्तम भविष्य का विलक्षण बीज मानती है, जो कि आज संस्कार की पौधशाला जो उन्होंने बात करी तो वो तो पहले से ही अपने इसमें बोला हुआ है इन्होंने कि उत्तम भविष्य का विलक्षण बीज मानती है, क्योंकि ये बाल मन में ही संस्कार रोपण के साथ साथ प्रेरक पृष्ठभूमि का भी काम करती है। ये बालकों की सोच, विचार और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाती है। पुस्तक में निर्णायकों डॉक्टर सतीश कुमार और प्रकाश पातेल जी के अभिमत भी सम्मिलित हैं। फ्लैप पर लाकीराम शर्मा जी के सुविचार अंकित हैं। बच्चे लंबी रचनाओं से घबराते हैं। शब्द सीमा 800 से 1000 होने के कारण इनमें अनावश्यक विस्तार से बचा गया है, यानी थोड़े में अधिक ज्ञान। प्रत्येक जीवनी अपने आप में बेजोड़ है, क्योंकि यह महान विभूतियों के संदर्भ में उनके व्यक्तित्व को रेखांकित करती है। जीवनी में जीवन की घटनाओं को ऐतिहासिक क्रम में दर्शाने का प्रयास हुआ है। जीवनी में स्वाभाविकता व प्रामाणिकता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और लगभग सभी लेखकों ने इसे बनाए रखने का प्रयत्न किया है। फिर भी जीवनी के प्रारंभ और प्रस्तुतिकरण में प्रत्येक जीवनी शिल्प व शैली के स्तर पर भिन्नता ली हुई है। लगभग सभी बाल साहित्यकारों ने सरल, सहज, संप्रेषणीय भाषा व रोचक शैली में इन्हें प्रस्तुत किया है। प्रत्येक जीवनी के साथ संदर्भित महापुरुष या महान विभूति का नाम
व चित्र तथा उनकी स्मृति में जारी डाक टिकट बीच रूम में लगाए गए हैं। जीवनी के अंत में लेखक का चित्र नाम सहित दिया गया है। विविधता में एकता का दृश्य प्रस्तुत करती इन जीवनियों का एकमात्र उद्देश्य है बच्चों के चरित्र निर्माण। जीवनियाँ क्योंकि सत्यता और तथ्यों पर आधारित हैं, गाथाएं होती हैं, उनके विराट व्यक्तित्व से परिचित कराती हैं, इसलिए बच्चों पर, बालकों पर अधिक प्रभाव छोड़ती हैं। ये बालकों के चरित्र निर्माण के साथ साथ उन्हें जीवन में विषम परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने का साहस प्रदान करती है। ये लक्षण निर्धारण करने व समर्पित भाव से इसे प्राप्त करने के लिए जुटे रहने की प्रेरणा भी देने में सहायक है। इन जीवनियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें देश प्रदेश के बाल साहित्यकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और न केवल भारत के अपितु विश्व में कीर्ति पताका फहराने वाले अनेक विराट व्यक्तित्व सामने आए हैं। इनमें दुर्लभ व अचर्चित विभूतियों को सामने लाया गया है जो गुमनामी के अंधेरे में थी। उदाहरण के लिए हेमू कलानी, मेजर शैतान सिंह, लाल हुकमचंद जैन, श्री राम शर्मा आचार्य, मीरा आर्य, सुधीर तैलंग, हरिशंकर शर्मा, रुक्माबाई, सलीम अली इत्यादि। समग्रतः जीवनियों की गुल्लक में डॉक्टर विमला भंडारी की पूर्व सोच, प्रतिबद्धता व संपादन कुशलता के एक साथ सहज दर्शन होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अलग अलग तरह के 35 रुचिकर व्यंजन एक ही थाली में परोस दिए गए हों। डिमाई साइज में सजिल पुस्तक का मुद्रण आकर्षक, त्रुटिहीन व सुरुचिपूर्ण है। इसके लिए प्रकाशक मानते हुए बधाई के पात्र है। आशा ही नहीं, ध्रुव विश्वास है कि यह पुस्तक बालकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी तथा बाल साहित्य जगत में मील का पत्थर साबित होगी। डॉक्टर विमला भंडारी को इस महती व महनीय कार्य के लिए साधुवाद, बहुत धन्यवाद। कौशिक जी, और सबसे अच्छी बात रही जो ये पुस्तक समीक्षा हुई है और पुस्तक है वो हमारी थीम से रिलेटेड है। बिकॉज थीम है, इनफैक्ट जब हम डिस्कशन कर रहे थे विमला मैम से कि कौन से टॉपिक रखें, तो फिर मेरे मन में विचार आया और जिनके विचार भी लगभग सेम थे। हमने कहा मैं जीवनियों पर करना चाहती हूँ और उन्होंने बताया कि हम जीवनियों पर ही काम कर रहे हैं। हमारा जो कंपटीशन भी जीवनियों का हुआ है और ये चीज़ है। तो ये जो श्री कौशिक जी, ये हमारे साथ चंडीगढ़ पुस्तक मेला में हमारी रिसोर्स पर्सन रही थी, हमने उन्हें इन्वाइट किया था सिरसा से, आप है ना, सिरसा से आप आई थी और हमारे साथ रही थी एक दिन हमारे साथ चंडीगढ़ में। तो धन्यवाद आपका, क्योंकि ये जो बुक जिस समीक्षा की वो हमारी थीम से रिलेटेड है। अब मैं इन्वाइट करना चाहूँगा, आमंत्रित करना चाहूँगा सलीदा संस्थान की अध्यक्ष और आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, इस पूरे कार्यक्रम को संयोजन करने में नेशनल बुक ट्रस्ट या जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेट करके कार्यक्रम को एक अच्छे तरह से करना, वो बहुत बड़ी बात है। जैसा कि हमारे यहाँ बोला भी गया, मंच पे बोला गया कि जो सरकारी संस्थानें जो हैं वो करती हैं, उनका एक काम होता है, वो उस तरह की चीज़ें करती हैं। बट व्यक्तिगत तौर पे किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना और तमाम संस्थाओं को उससे जोड़ करके उसको एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं इवेंट बनाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम इस कार्यक्रम के अंदर में विमला भंडारी जी से उनके एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। थैंक यू। तालियां तो बजनी चाहिए। सुन रहे हैं, थकान चेहरे पे आने लगी है और बाहर चाय इंतजार कर रही है। इस बीच मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करूंगी। जीवनी विधा में लेखन, और मुझे नहीं लगता है कि कभी जीवनी विधा को लेकर के कोई ऐसा सेमिनार अब तक हुआ होगा। बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट आपको सुनने को, जानने को और उसको गहराई से समझने का अवसर मिला है इस सेमिनार में। ये इस सेमिनार का सबसे खूबसूरत पहलू है कि एनबीटी ने भी पैनल चर्चा के रूप में इस विधा को लिया है और विषय के विशेषज्ञों की राय आपने सुनी है। थोड़ा सा उसमें मैं और अपनी बात को जोड़ना चाहूँगी कि विधा चाहे हम कोई सी भी चुने, सबसे पहली शर्त ये है उसकी कि विधा रसमय होनी चाहिए। अगर नीरस रचना है, आंकड़े हैं, तो कोई उसको नहीं पढ़ेगा। अगर थिरकती हुई भाषा नहीं है तो कोई बड़ा हो चाहे बच्चा, कोई उससे नहीं बन पाएगा, कोई जुड़ नहीं पाएगा। भाषा जो है, हमारी शैली जो है, वो धारा प्रवाह हो,
पहला जो पैराग्राफ खत्म होता है उसके साथ वो जिज्ञासा छोड़ता है, तभी दूसरा पैराग्राफ कोई पढ़ना शुरू करेगा। कोई आवाज देता रहे और हम कहते हैं 1 मिनट में आ रही हूं, 1 मिनट में आ रही हूं, क्योंकि मैं उस कहानी को पढ़ रही हूं, मैं उस रचना को पढ़ रही हूं। हम जब लिखें तो इस बात को तोले नापे कि क्या इस कसौटी पे है कि कोई कहे कि हाँ मैं आ रही हूँ, हाँ मैं उठ रही हूँ, कि हाँ मैं उठ रहा हूँ। दी ऑर्बिट आई की समीक्षा इसमें पत्रिका में प्रकाशित हुई है, सलीम प्रवाह में। समीर गांगुली लिखते हैं कि मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, चूंकि सुबह उठना था, उठते ही मैंने फिर से इसको पढ़ना शुरू कर दिया। रात को सोए तो चैन नहीं था, फिर सुबह उठा और उन्होंने पढ़ा और उसको खत्म किया एक ही सिटिंग में। ऐसे कई लोगों ने कहा है। विधा कोई भी हो, लेखन कोई भी हो, उसमें धारा प्रवाह, रसमयता, दो तो अनिवार्य शर्त है, और तीसरी जो शर्त है उसकी नाटकीयता। अगर आरंभ में आपने पाठक को नहीं पकड़ा है तो आप बाध्य नहीं कर सकते, आप उपस्थित नहीं है कि आपका पाठक आपको पढ़े ही पढ़े। जब तक उसमें नाटकीयता का समावेश नहीं होगा आरंभ में, या कदम कदम पर गोपनीयता नहीं समाती जाएगी, भाषाओं की ऐसी पेचीदगियां हो कि जो गुदगुदाए बाल मन को, जो हंसाए और बैठे बैठे मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे, तभी कोई भी विधा हो आपकी रचना सफल होगी। अब इस सारी विधा को जीवनी में कैसे उतारे? मुझे प्रकाश जी ने अपनी पत्रिका के लिए हमेशा टॉपिक देके भेज दिया कि आप इस महीने के लिए इस विधा पर जीवनी लिखें। मैं तो जीवनी लिखती या ना लिखती, किंतु जब मजबूरी हो जाती है तब हम जरूर पेन उठाते हैं। अब उसके लिए शोध अनुसंधान शुरू होता है, कम से कम 15 दिन तो लग ही जाते हैं। सामग्री को इकट्ठा करना, इकट्ठा करके हमें आत्मसात करना होता है, उसको डाइजेस्ट करना होता है। उसी तरह से जैसे गाय बहुत सारा खा लेती है एक बार, फिर उसको वापस मुंह में निकाल करके जुगाली करती है, फिर से चबाती है, उसको बिना चबाए वो निगल लेगी, फिर से निकाल के चबाती है। ये कुछ जुगाली करने जैसा है। इसमें कौन कौन से तत्व है जो जीवनी के अंदर आने चाहिए, और वो भी बच्चों की जीवनी में। बच्चों का मतलब होता है बहुत कम शब्दों में, और आजकल चाहे पत्रिका ले लो चाहे जहाँ ले लो, कम शब्दों की डिमांड है। यहाँ पे भी मंच पे कहते हैं कम बोलो, कम कम सबको चाहिए, अधिक क्या चाहिए? बहुत सारी चीजें। आज हम बार बार चैनल चेंज कर करके देखते हैं, थोड़ा वो देखा, थोड़ा वो देखा, थोड़ा वो देखा। हर एक चीज में यही सिस्टम है। खाने में भी जाएंगे तो बहुत सारी वैरायटी है, थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट करके देखेंगे। इसलिए थोड़ा लिखें, बढ़िया लिखें, और सार्थक लिखें, और सार्थक लिखें। लेखन की अनिवार्य शर्त है सार्थकता। इस सम्मेलन की भी अनिवार्य शर्त थी मेरे सामने, सार्थकता। अगर मैं सम्मेलन कर रहे हैं, पैसा खर्च होता है, मैनेजमेंट लगता है, लोग आते हैं, थकते हैं, श्रम करते हैं, ये सब कुछ है, तो इस सम्मेलन की कोई सार्थकता होनी चाहिए। और सार्थकता के लिए बहुत जरूरी है कि विषय ऐसे हो जो अछूते हो, जिन पर बात नहीं हुई हो, वक्ता ऐसे हो जिन्हें हम अगर प्रेजेंट करते हैं तो लोग कहें अरे हमने पहली बार सुना। मैंने ऐसे भी मंच देखे हैं जहाँ पे कभी मंच बदलता ही नहीं, वो के वही मंच पे लोग बैठते हैं, वो के वही बातें बोलते हैं। वो पीछे बैठ के मैंने कई बार ऐसे मंचों पे उबासियाँ ली हैं। ऐसे जब मंच होते हैं, नए वक्ता होते हैं, नए सुनने को मिलता है। ये भी एक इसका पहलू है। जैसा द्विजेंद्र जी ने अपनी बात में बताया भी है कि सरकारी संस्थाएं काम करती हैं, किंतु उनके लिए प्रारूप तय होता है। सरकारी संस्थाओं की लिमिटेशंस होती है। इस लिमिटेशन में, इस नियम के अनुसार जैसा अधिकारी ने बोल दिया, जो क्राइटेरिया में आता है वैसा काम करना है। किंतु प्राइवेट संस्थाओं के पास ये लिमिटेशन नहीं होती। हम अपनी कल्पना की उड़ान को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। हम समाज के अंदर जो देख रहे हैं और जो होना चाहिए, जिसपे हम बात करते हैं, अरे कैसे चला रहे हैं, बीच सड़क में खड़े हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम साइड में हो जाएंगे। जब हम इस तरह के कमेंट करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए,
तो ये स्वच्छंदता संस्थाओं के पास होती है। अरे सरकारी ये लोग क्या खाना पूर्ति करते हैं, ये कोई प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल बेकार उपाय देते हैं, इसे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। किंतु प्राइवेट संस्थाओं के पास वो फ्रीडम होती है कि वो अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, हाँ ये सब संयोजन करने में पसीना खूब आता है, परेशानी खूब आती है, किंतु कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी किरदार होते हैं कि जिन्हें नई चीजों से खेलने की एक आदत सी होती है। और इसी क्रम में शायद मैंने देख लो जग सारा, राजेंद्र मोहन जी ने कहा था यात्रा वृत्तांत बहुत कम लिखे गए, मैंने किताब टटोली उन्हें देने के लिए पर मेरे पास मिली नहीं। देख लो जग सारा 2018 में आ गई थी। कहानी और कविता तो सभी लिखते हैं, पर बाल साहित्य में यात्रा वृत्तांत, बाल साहित्य में पत्र लेखन, जी हाँ ये भी प्रतियोगिता हुई और पत्र तुम्हारे लिए पुस्तक संपादित हुई, वो भी है। बाल एकांकी बहुत कम लिखा जा रहा है, बच्चों अगर करना चाहे तो एकांकी उन्हें मिलते ही नहीं, ढूंढते। बाल एकांकी की भी पुस्तक इसी तरह से प्रतियोगिता के जरिए तैयार हुई और आत्मकथाओं का सागर, आत्मकथा लेखन को लेकर के लिखा गया पुस्तक का संकलन हुआ, जीवनियों का भी। और आज ही मुझे सतीश जी ने कह दिया था कि आपने अगली प्रतियोगिता की घोषणा नहीं करी, आज आपको मंच से अगली प्रतियोगिता की घोषणा कर देनी चाहिए। अरे भाई दौड़ने के बाद, लंबी दौड़ के बाद अगर ऊंची छलांग लगानी है तो विश्राम तो लेना ही पड़ेगा ना, इसलिए आज नहीं करेंगे फिर कभी। आप सब लोग आए, सलीला संस्था के प्रति जो अपना सम्मान दिया, जो प्रेम जताया, बाल साहित्य के प्रति जो अनुराग जताया, तो ये यहीं समाप्त ना हो जाए। जो अपनी गठरी बांध के ले जा रहे हैं मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, आप उसको क्रियान्वित करिए। क्योंकि शील जी ने भी अपने उद्बोधन में ये स्वीकारा था कि बाल साहित्य से मैं कैसे और कब जुड़ी। और ऐसी अकेली शील जी नहीं है, कई रचनाकार हैं, चाहे वो अनीता गंगाधर हो, चाहे वो उषा सोमानी हो, चाहे वो अनीता जैन हो, और ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो भी है नहीं, चले गए हैं, और उन लोगों ने भी इस चीज को स्वीकारा है। तो आप भी कलम उठाइए, नए नए सब्जेक्ट पे नए नए काम करिए, नवीनता का हर जगह स्वागत है। क्यों साबुन की बट्टियां हर बार अपना रेपर चेंज कर देती है, अंदर शायद कुछ बदले ना बदले शेप बदल देती है, नए रंग ले आती है। नयापन का हर जगह स्वागत होता है। बासी और घिसा पीटा किसी को पसंद नहीं आता है। हम इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करेंगे, किंतु उसके पहले हम राष्ट्रगान। अच्छा, हमारे बीच सेना से रिटायर्ड कर्नल शक्ति राज भी हैं और वो कुछ दो शब्द कहना चाहते हैं, और बहुत जरूरी है कि ऑडियंस की तरफ से भी कुछ आना चाहते हैं। आदरणीय मंच और विद्वान श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हुआ, और मैं मुख्य रूप से इसलिए आया कि मुझे पैनलिस्ट के तौर पर बुलाया गया था, तो मैं अपनी बातें जो है ना आज के इस विषय पर 1-1.5 मिनट में मैं ये प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो आपको अच्छी लगे तो तालियां बजा देना, नहीं तो धन्यवाद। हाँ जी, तो जो भी जीवनियाँ बच्चों के लिए लिखें वो सबसे पहले जरूरी है कि रोचक हों, दूसरी बात संवाद में हो, तीसरी बात साहस उसमें भरा हुआ हो। बच्चों को साहस की बातें बहुत पसंद हैं, उनको जो ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनसे बहुत प्यार होता है, और अपने परिवार के रिश्तों से भी बहुत प्यार होता है, और जू के जानवरों से भी प्यार होता है, और पेड़ पौधों से भी प्यार होता है। तो इसलिए उनके बारे में, जिस जीवनी के बारे में भी, जिस महापुरुष के बारे में भी देना चाहें, तो उनके बारे में इनसे जुड़ी बातों अगर साझा करेंगे तो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। और ये बात ये है कि वो बच्चों के लिए जो जीवनियाँ लिखी जाए वो 2-3 पृष्ठ तक सीमित रहे, बहुत बढ़िया है। और उसमें इस प्रकार से हम लिखें कि बच्चों में संस्कार जो है ना, यानी कि जो बड़ों में जो संस्कार थे, बचपन में जैसे थे, जवानी में जैसे थे, और उन्होंने संस्कार कैसे ग्रहण किए, उनके बारे में जो है जिक्र इस प्रकार से किया जाना चाहिए। और उनमें क्या विशेष गुण थे इसके बारे में बताया जाना चाहिए।
जैसे वो खिलाड़ी हैं, वीर हैं, इन बातों को बहुत पसंद करते हैं बच्चे, कि बच्चे खिलाड़ी होने चाहिए, वीर होने चाहिए, राष्ट्र प्रेमी होने चाहिए, और उनमें विभिन्न कलाओं की बातें भी जरूर होनी चाहिए। ठीक है जी। और इसके अलावा जैसे परिकथा वगैरह के किसी बहाने से उनमें जो है इस प्रकार की कोई कल्पना वगैरह की बातें कोई डालनी हो तो इस प्रकार से डाल देनी चाहिए। इसके अलावा बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा उनको कैसे हासिल हुई, किससे हासिल हुई, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, दोस्तों से, किससे हासिल हुई, इस बात का भी जिक्र, या गुरु जी से हासिल हुई, इस बात का जिक्र जरूर होना चाहिए। और खेल कूद का कोई कोई किस्सा जरूर रहना चाहिए। और जैसे कि जो है ना, जो विभिन्न 2-4 मैंने जो देखी हैं जीवन कथाएं, तो उनमें जो है ना ये विभिन्न शैलियाँ जो हैं वो जरूर दिखाई गई हैं। और उनसे किसी भी पुस्तक में विभिन्न शैली से अगर लिखा जाएगा, जैसे अभी शील जी ने लिखी थी वो अपना वो हमारे जमीन के सितारे, तो उसमें उन्होंने 10-12 वो लिए हैं, लेकिन वो 8-10 शैलियों में अलग अलग से लिखी गई उनके द्वारा ही। तो इस प्रकार से मैंने वो पुस्तक पूरी पढ़ी और जो है ना मैंने भी जो है उसमें मुझे वो बहुत अच्छी लगी। इसी तरह से भंडारी जी की भी बहुत पुस्तक जो है मैंने देखी, वो भी बहुत अच्छी लगी। और मैंने 2 पुस्तकें अभी देखी हैं, लेकिन वो मैं उनको अंदर से नहीं देख पाया। निश्चित रूप से कवर स्टोरी उनकी अच्छी थी, जो मेरे साथ साथी बैठ से पढ़ गया। तो बचपन की बातें जरूरी हों देश के लिए और मानवता के लिए और विज्ञान के लिए, और उसमें समझ की बात भी होनी चाहिए। साहस के साथ साथ बच्चों में समझ कैसे विकसित करनी है, ये हमारी जो है ना मूल सोच होनी चाहिए। घोटा में रहना नहीं, समझ के किसी समस्या को कैसे हल करना है। और जैसे एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई, एक पुस्तक में लिखा था कि भाई वो कुंभकर्ण जो है साल में 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। तो सवाल उठा कैसे, तो ऐसे जिक्र आ गया। तो मेरे एक साथी ने कहा सीधी सी बात है, वो ज्यादा खाता था और इसलिए जल्द नींद आती थी। तो हम तो 8-10 घंटे सोते हैं, वो 12 घंटे सोता था, यानी 12 घंटे सोता था, जगता था, 12 घंटे सोता था। इसका मतलब साल में जो है ना वो 6 घंटे हो गए नींद के और 6 घंटे जागरण के हो गए। तो इस प्रकार से सोता था 6 घंटे साल भर में, वो लगातार 6 घंटे नहीं सोता था कि भाई जनवरी से लेकर जून तक सो गया, ऐसे नहीं सोता था। अच्छा जी, इस बात के साथ साथ में जो है ना वो काल्पनिक सत्य कथा और बाकी कहने का ढंग सब हो गया। और इसके आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, इस सब के लिए जय हिंद। 2-2 मिनट अगर आप लोगों को कुछ विचार साझा करने हैं, कुछ लगता है आपको महत्वपूर्ण जरूर साझा कीजिए। रेखा लोढ़ा जी, आपका स्वागत है यहाँ पे। आज ऐसे भी राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, आप सभी का अधिकार है आप 2 मिनट में अपनी बात करें। प्रणाम, सभी को नमन। यक्षगान में विराजित सभी लोगों में तो इस तैयारी के साथ भी नहीं थी कि मुझे बोलना पड़ेगा। काफ़ी कुछ बातें हो चुकी हैं, जीवनी कैसी होनी चाहिए। एक क्लास चल रही थी, इतने सारे लेक्चर दिए, मॉनिटर खड़े होके उसका सबका रिवीजन भी करवा दिया। वही सारी बातें शक्तिराज जी बता रहे, तो कुछ बचा तो नहीं है। मैं एक चीज़ सोच रही थी कि जब हम जीवनी लिखते हैं, जो बोला भी है कि हम पुरानी किताबों से या आलेखों से देख के लिख लेते हैं और वही चीज़ रिपीट होती है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे अनछुए पहलू होते हैं जो सहज उजागर नहीं होते, किताबों में नहीं होते, कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जहाँ का है, अगर हम वहाँ तक पहुँच सके, उनके मिलने वाले लोगों से, उनके परिवारजनों से हम कोई जानकारी हासिल कर सके, और ऐसे अनछुए पहलुओं को, जो तरीके तो बता दिए गए, रोज जीवनी कैसे लिखनी चाहिए, रोचक हो, ये हो, वो सारी चीज़ें, उन पहलुओं को अगर हम चुन के लाएं तो शायद जीवनी सार्थक भी होगी और अच्छी भी होगी। बहुत सारी बात बोलती है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए जीवनी क्यों आवश्यक है। एकमात्र बात अगर मैं कहूँ कि जीवनी पढ़ने से या किसी बच्चे को जीवनी सुनाने से, किसी भी विधा में हम उसको नाटक में किसी में दिखाएं, उस व्यक्ति के 60 से 70 साल के अनुभव को मात्र 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे में जान लेना। उनके पूरे जीवन के अनुभव को 4 से 5 घंटे में जान लेने की जो क्षमता होती है वो जीवनी में होती है कि उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटा है और कहाँ कहाँ उसने संघर्ष किया है, कौन कौन सी विपत्तियाँ सामने आई हैं और उन विपत्तियों से उसने कैसे सामना किया है और एक सामान्य व्यक्ति महान बना है। तो जैसे कि एक लेखक का कथन है,
उसने कहा कि जीवनी पढ़ने से बच्चों को ये समझ में आता है कि हम भी महान बन सकते हैं, मरने के बाद हम भी अपने पद चिन्ह बालू रेत पर छोड़ सकते हैं। तो जीवनी इसलिए आवश्यक है कि बच्चे किसी व्यक्ति के पूरे जीवन के चरित्र को महज 3 से 4 घंटे में जान लेना है और उससे अनुभव प्राप्त करना है। धन्यवाद। मैं अपना एक अनुभव बताऊंगा। मैंने आवारा मसीहा पढ़ी थी, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी थी, और शरतचंद्र जो चट्टोपाध्याय हैं उनकी जीवनी है। उससे जब मैं पढ़ता था उस वक्त की बात है, मैंने उनको लेटर लिखा कि सर मैं आपकी जीवनी लिखना चाहता हूँ, सत्य घटना बता रहा हूँ आपको, है ना। विष्णु प्रभाकर जी को मैंने चिट्ठी लिखी कि मैं आपकी जीवनी लिखना चाहता हूँ। तो उनका मेरे पास पोस्ट कार्ड आया, वो आज मेरे पास पड़ा है। आज पुण्यवान वो रहते थे दिल्ली में, कि जीवनी लिखना बहुत छोटा काम नहीं है। मुझे आवारा मसीहा लिखने के लिए 14 साल लगे थे रिसर्च करने में, 14 वर्ष। ये मेरे पास उनका लिखा हुआ है, विष्णु प्रभाकर जी खुद का लिखा हुआ। और अभी आपकी उम्र बहुत कम है, आप अभी थोड़ा और बड़े हो, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि वाकई जीवनी लिखना बहुत कठिन कार्य है। बस मैं इतनी बात लिखी हैं। और जैसे कि प्रकाश जी सर ने बताया था कि पूरे 1 साल तक बच्चों के देश में मेरी जीवनियाँ प्रकाशित हुई हैं, तो मैं एक अपने अनुभव से साझा करना चाहूँगी कि क्योंकि हमको अपने बहुत कम शब्दों में, जैसे कि इन्होंने शब्द लिमिट बताई थी कि 1000 शब्दों में जीवनी लिखनी है। जीवनी को लिखने के लिए उसमें सबसे जो उसका महत्वपूर्ण तत्व है वो रोचकता होनी चाहिए उसकी, क्योंकि हम भी बचपन में अगर डायरेक्ट हम बात से शुरू कर देते हैं कि इसका जन्म यहाँ हुआ या इसका वहाँ हुआ, तो उसको बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो जीवनियों की शुरुआत, मेरा जो ख्याल है, जैसे मैंने लिखी है, एक रोचक घटना और ऐसी घटना जो कि कॉमन नहीं हो। जैसे गांधी जी के जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई, दांडी यात्रा हुई है, जैसे समझ लो झूठ बोलने वाली या मांस खाने वाली, ये बहुत कॉमन घटनाएं हैं। यदि हो सके तो हम ऐसी कोशिश करें कि अनछुए पहलू जो कि नॉर्मली नहीं मिलते हैं उसके लिए गहरा अध्ययन करें, गांधी जी की कई पुस्तकों का अध्ययन करें और फिर उसमें से कोई घटना ऐसी निकालें कि जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। उससे यदि हम जीवनी की शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी और उसमें रोचकता बनी रहेगी। एक जानकारी साझा करना चाहूँगा कि न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 फरवरी ये आयोजित किया जा रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास हम ऑर्गेनाइज करते हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा बुक फेयर है, विश्व का सबसे बड़ा बुक फेयर है। और कम से कम आप समझ सकती हैं कि 500 से 1000 साहित्यिक गतिविधियाँ या साहित्य से रिलेटेड गतिविधियाँ आयोजित की जाती है। तो अगर आपको कोई मौका मिलता है, दिल्ली जाने का कोई प्रोग्राम मिलता है, तो आप अपना डेट जो है वो 10 से 18 फरवरी रखें और उसमें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में जरूर आए। अगर आपको कोई एंट्री में कोई दिक्कत होती है तो आप विमला जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, आप लोग को एंट्री हो जाएगी। आप लोग खुद लेखक लोग हैं तो आपकी एंट्री हम करवा देंगे। आपको मेरा नंबर मैम से ले लीजिएगा, लेकिन 10 से 18 फरवरी आप लॉक कर दीजिए, दिल्ली जरूर आइए जी। 9312 835 384। वैसे अगर आप सोशल मीडिया पर तो द्विजेंद्र कुमार, मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। फेसबुक पे मेरे 2 प्रोफाइल हैं, ट्विटर है। मैं बहुत सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं करता, वहाँ सब तरह की बातें करता हूँ। अगर आप लोग आपसे गुजारिश कि आप भी खड़े हो जाएं, नमिता जी। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, हम अपने राष्ट्रीय गान सम्मान 105 डिग्री का अपना एंगल शुरू करें। जय गण मन अधिनायक